तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू प्लॉट द टीटी के टूल ऑन द चार्ट। ये जो आपने सब्सक्रिप्शन बाई किया है ट्रेंड ट्रेडर्स करंट टूल का, उसको आप अपने चार्ट पे कैसे प्लॉट करेंगे सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। तो दोस्तों आपको सबसे पहले tradingview.com की जो वेबसाइट है उसमें लॉगिन करना है और ऐसे एक होम पेज खुलेगा और इधर होम पेज पे आने के बाद दोस्तों इधर चार्ट्स का ये टैब है, आप इसको क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये एक चार्ट का ऐसा विंडो खुल जाएगा आपके सामने। और इसमें पहले तो मैं आपको इंडिकेटर कैसे प्लॉट करना है वो बताता हूँ। तो इधर FX इंडिकेटर्स लिखा हुआ है दोस्तों, आप इसको क्लिक करेंगे तो इधर ये इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट्स आपको ऐसे दिखाएगा। इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट्स पे क्लिक करेंगे तो इधर ट्रेंड ट्रेडर करंट्स टूल दिखाएगा और एक ऐसा लॉक भी दिखाएगा। तो इसको आपको क्लिक करना है एक बार और इसको क्लोज कर देना है। तो इंडिकेटर जो है वो आपके चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा दोस्तों। अब हमारे इंडिकेटर में भी कलर्स है और हमारी कैंडल्स भी कलर वाली है, तो आपको इसकी जो सेटिंग्स है अगर वो चेंज करनी है ताकि आपका अपीयरेंस चार्ट के लिए बहुत क्लियर रहे तो वो कैसे कर सकते हो आप, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बाय एंड सेल का यहाँ पे एक टैब दिखा रहा है, इसको राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूँ। और स्क्रीन पे दोस्तों आप कभी भी राइट क्लिक करेंगे और फिर सेटिंग्स में जाएंगे तो ऐसा एक चार्ट सेटिंग्स का पेज खुल जाएगा। इधर आपको जो कैंडल का कलर चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। मैं यूजुअली लाइट ग्रे और डार्क ग्रे रखता हूँ, आपको जो रखना है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। और इसकी बॉर्डर्स में ब्लैक कर देता हूँ और विक्स को भी ब्लैक कर देता हूँ। ये कैंडल्स के कलर चेंज हो चुके हैं दोस्तों। और अपीयरेंस में पीछे जो लाइंस दिखा रही है दोस्तों, ये मुझे क्लियर चार्ट्स पसंद है इसलिए मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइंस को भी वाइट कर दूंगा तो वो इनविजिबल हो जाएगी, हमें वो लाइंस दिखेंगी नहीं और चार्ट बहुत क्लियर दिखेगा। और इधर एक ये वाटर मार्क का भी सिंबल है, इसको आप चेक मार्क करेंगे दोस्तों फिर आप देखेंगे तो ये पीछे एक वाटर मार्क आ जाता है जो भी चार्ट्स को देख रहे हैं। पर ये बहुत डार्क है तो मैं इसमें 5% कर दूंगा ताकि हमें वो भी पता चले कौन सा चार्ट हम दिख रहे हैं और थोड़ा लाइट हो ताकि बहुत ज़्यादा डार्क और ऐसा आँख में नहीं आए हमें। और ये ओके को क्लिक कर देता हूँ। तो ये बेसिक सेटिंग्स हो गई हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आपको इंडिकेटर प्लॉट कर देना है अपने चार्ट के ऊपर। अब हम आ जाते हैं टीटी के टूल्स की सेटिंग के ऊपर दोस्तों। तो इसमें क्या सेटिंग हम कर सकते हैं और क्या अलग अलग ऑप्शंस हैं इसमें सेटिंग करने के, वो सब मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें ये इंडिकेटर का जो टूल है इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और इसमें जो सेटिंग्स हैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो आप इस पर क्लिक करेंगे इधर सेटिंग्स पे दोस्तों, इधर ये ट्रेंड ट्रेडर्स करंट टूल लिखा हुआ है, उसमें आपको ये सेटिंग्स पे क्लिक करना है। तो ऐसा है कि पॉपअप विंडो खुल जाएगा, इसमें आप ये स्टाइल पे जाएंगे तो ये सारे कलर्स के ऑप्शंस हैं, आपको जिसका कलर जो भी चेंज करना है आप कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए जो मेन ट्रेंड का कलर है मुझे चेंज करना है तो मैं उसको ग्रीन और पिंक कर दूंगा। तो अब आप देखेंगे तो इसका कलर भी चेंज हो चुका है दोस्तों। तो इसमें सेटिंग्स में आप जाएंगे तो आपको एक और भी ऑप्शन दिखेगा जो है इनपुट्स का। तो ये इनपुट्स जो है दोस्तों ये एक मेन ट्रेंड का इनपुट है, इसमें हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं उस वक्त ये यूज़ होता है। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें ये सारे अलग अलग टाइम फ्रेम्स है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो आपको कौन सा टाइम फ्रेम कब सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा आगे जैसे हम वीडियो में चलेंगे। अभी हाउ टी के टूल शोज मल्टी टाइम फ्रेम्स। दोस्तों हमारा ये जो टूल है वो मल्टी टाइम फ्रेम कैसे शो करता है, अब आगे मैं इस वीडियो में आपको वो बताऊंगा कि हम मल्टी टाइम फ्रेम्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और कैसे देख सकते हैं ये टूल को यूज़ करके। तो दोस्तों अब आप देखेंगे तो ये डेली कैंडल का चार्ट है और इसमें ये टोटली हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। लेकिन ये डेली जो कैंडल का चार्ट है दोस्तों ये एज अ मेन ट्रेंड सिलेक्टेड है हमारे टूल में। इसमें आप वापस सेटिंग्स में जाएंगे तो देखेंगे तो मेन ट्रेंड में हमने 1 डे सिलेक्ट किया हुआ है। और इसको सिलेक्शन को ऑन रख के जब हम 30 मिनट्स का चार्ट ओपन करते हैं दोस्तों तो आप देखेंगे तो डेली की कैंडल पे जो डाउन ट्रेंड था वो 30 मिनट्स की कैंडल पे आपको अब अलग से दिखा रहा है। ये डेली की कैंडल का जो डाउन ट्रेंड था उसका ये पिंक लाइन है और डेली की कैंडल का जो ट्रेंड है वो पिंक लाइन बता रही है। और ये जो ब्लू और रेड लाइंस है दोस्तों ये आपको जो 30 मिनट्स की कैंडल पे ट्रेंड शिफ्ट होते रहते हैं जब एक डेली के डाउन ट्रेंड में हम चलते हैं वो बताता है। तो इससे आपको दो टाइप के ट्रेंड्स एक साथ दिखते हैं, जो डेली का ट्रेंड है वो भी दिखता है और जो 30 मिनट्स की कैंडल का ट्रेंड है वो भी दिखता है। तो इसे हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं दोस्तों। इस तरीके से हम मल्टी टाइम फ्रेम देख सकते हैं हमारे इस टूल में। वन कॉमन एरर न्यूबीज फेस विद द टी के टूल। दोस्तों आप जब पहली बार इस टूल को यूज़ करेंगे तो एक कॉमन एरर है जो बहुत लोग फेस करते हैं और वो क्या है वो भी आपको बताता हूँ। वो एक्चुअली रॉन्ग टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं मेन ट्रेंड में और चार्ट टाइम फ्रेम में अलग से कुछ बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम यूज़ कर लेते हैं। इसके लिए वो एक एरर आती है, वो क्या है वो पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और वो आपको एरर कैसे नहीं आएगी वो भी आपको बताता हूँ। तो ये जैसे हमने 30 मिनट्स का चार्ट खोला हुआ है और डेली का टाइम फ्रेम एज अ मेन ट्रेंड सिलेक्ट किया हुआ है। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं सीधा 1 मिनट की कैंडल ओपन कर लेंगे।
और डेली का ही मेन ट्रेंड रखेंगे। तो दोस्तों डेली का मेन ट्रेंड इतना बड़ा मेन ट्रेंड है और 1 मिनट की कैंडल इतनी छोटी कैंडल हो जाती है कि वो कहीं ना कहीं चार्ट्स एक दूसरे में कोलाबरेट ही नहीं कर पाते हैं और इतना डेटा वो लोड ही नहीं हो पाता है इंडिकेटर पे, इसलिए ये इंडिकेटर वर्क नहीं करेगा और आपको ऐसा ऊपर एक एरर आएगा, पाइन स्क्रिप्ट कैन नॉट डिटरमाइन द रेफरेंस लेंथ ऑफ अ सीरीज। तो जब भी ऐसा एरर आएगा दोस्तों आप समझ लेना कि आपने मेन ट्रेंड को बहुत बड़ा रखा है और जो चार्ट टाइम फ्रेम का ट्रेंड है वो बहुत छोटा रखा है। अगर आपको 1 मिनट का चार्ट कभी ओपन करना भी है दोस्तों तो आपको जो मेन ट्रेंड है उसको 15 मिनट्स पे रखना पड़ेगा और फिर आप अगर ओपन करेंगे 1 मिनट का चार्ट तो वो आपको इंडिकेटर प्लॉट हो जाएगा चार्ट पे और इस तरीके से वो वर्क करेगा। मैं कभी 1 मिनट के चार्ट पे आपको ट्रेड करने को रिकमेंड नहीं करता हूँ दोस्तों, ये सिर्फ मैं आपको एरर क्या है वो बता रहा हूँ यहाँ पे। वॉट डज द ब्लैक एरो डिफाइंस ऑन द चार्ट। दोस्तों आप ये इंडिकेटर जब प्लॉट करेंगे तो इसमें आपको एक ब्लैक एरो भी कहीं ना कहीं बीच में दिखेगा और वो बहुत लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इस बारे में भी हमें काफ़ी क्वेश्चंस आए थे हमारे इंडिकेटर में, इसलिए ये ट्यूटोरियल में मैंने इस चीज़ को ऐड किया हुआ है कि मैं आपको पहले से ही एक्सप्लेन कर दूँ कि जो ब्लैक एरो है वो क्या बताता है और वो क्यों होता है। तो दोस्तों ये जो ब्लैक एरो है वो इंडिकेटर पे क्या डिफाइन करता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमने 1 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है और उस पर 15 मिनट्स का मेन ट्रेंड हमने सिलेक्ट किया हुआ है दोस्तों। तो अब मैं आपको पहले 15 मिनट्स के चार्ट पे लेके आता हूँ। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे आप देखेंगे दोस्तों तो इस जगह पे हमारे इंडिकेटर में आया था कि ये अभी डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है और इस जगह पे ही ये ब्लैक एरो आया था। जो मेन ट्रेंड होता है वो ब्लैक एरो सजेस्ट करता है। ब्लैक एरो से आपको पता चलता है कि ये हमारा मेन ट्रेंड कौन सी तरफ जा रहा है और आप इसको जब वापस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे और 1 मिनट की कैंडल पे आएंगे दोस्तों तो यही चीज़ आपको ये ब्लैक एरो बताएगा कि जब ब्लैक एरो आया था तब 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे ये चार्ट कहाँ पे था। तो जब ब्लैक एरो आया था दोस्तों तो 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे ये चार्ट इस जगह पे था। जब 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे ब्लैक एरो आया था मतलब 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसका ट्रेंड चेंज हुआ था, तब छोटे टाइम फ्रेम पे इस जगह पे था ये चार्ट। वो आपको सिर्फ ये डिफाइन करता है और कुछ भी नहीं। ये जैसे 15 मिनट्स की मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ही मैं आपको अभी डेली कैंडल पे भी दिखा देता हूँ कि सपोज़ कीजिए हम इसको मेन ट्रेंड को अभी डेली कैंडल पे शिफ्ट कर देते हैं 1 डे पे और डेली चार्ट्स पे मैं आ जाता हूँ। तो दोस्तों ये जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब डेली ट्रेंड जब चेंज हुआ था तब इस जगह पे हुआ था और उसका जो मेन ट्रेंड हम जो भी सिलेक्टेड रखेंगे वो एक ब्लैक एरो सजेस्ट करेगा कि मेन ट्रेंड आपका यहाँ पे चेंज हुआ है। तो इस जगह पे जब हमें ब्लैक एरो आया था तब 30 मिनट्स की कैंडल पे चार्ट कहाँ पे था वो आपको देखना होगा। आप 30 मिनट्स की कैंडल पे जाएंगे और फिर पीछे लोड करेंगे और देखेंगे दोस्तों तो ये ब्लैक एरो इधर बना था, मतलब जब 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट इस जगह पे था तब वो ब्लैक एरो बना था और तब डेली का ट्रेंड चेंज हो चुका था इस जगह पे जब 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट था। तो दोस्तों अब आ जाते हैं इस नेक्स्ट टॉपिक पे कि विच चार्ट्स शुड वी यूज़ फॉर ट्रेंड एनालिसिस। मतलब ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए हमें कौन से चार्ट्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसे मिसकंसेप्शन होते हैं कि हम तो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं या हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ऑप्शंस के चार्ट खोल के कोई ट्रेंड एनालिसिस करना है या कोई आपको फ्यूचर्स के चार्ट खोल के ट्रेंड एनालिसिस करना है दोस्तों। क्योंकि जो ऑप्शंस के चार्ट होते हैं या फ्यूचर्स के चार्ट होते हैं उसमें डेटा ही नहीं होता है, मुश्किल से 1 महीने का डेटा होता है और 1 महीने के डेटा में आप कोई ट्रेंड एनालिसिस नहीं कर सकते। इसलिए आपको हमेशा इक्विटी के ही चार्ट्स यूज़ करने हैं और स्पॉट्स के चार्ट यूज़ करने हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो दोस्तों जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, अब मैं आपको बताता हूँ। मैंने खुद आज एक ट्रेड भी किया था बैंक निफ्टी में जिसमें ये 70,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। मैं आपको ऑर्डर्स में बताऊँ तो ये 5 लॉट्स का ट्रेड था मेरा। अब मेरे को ये बैंक निफ्टी का जो ट्रेड लेना था दोस्तों तो इसके लिए मैंने ये फ्यूचर में ट्रेड लिया, लेकिन कोई फ्यूचर के चार्ट एनालाइज नहीं किए। वो क्यों नहीं किए वो भी आपको बताता हूँ। तो ये फ्यूचर्स के चार्ट दोस्तों अगर हम खोलेंगे और देखेंगे तो इसमें हमें कोई ज़्यादा डेटा नहीं मिलता है, सिर्फ ये इतना सा ही चार्ट है। लास्ट 1 महीने का ही आपको चार्ट बताएगा जो एक लंबा ट्रेंड क्या चल रहा है। आप इससे कुछ एनालाइज नहीं कर सकते हो। आपको अगर सपोज़ कीजिए वीकली ट्रेंड देखना है इसका तो इसमें कोई खास डेटा नहीं है। डेली ट्रेंड भी देखना है तो खाली ये जो ऊपर से ये इतना फॉल आया सिर्फ इतना सा ही डेटा मिलेगा दोस्तों, और आगे का आप कुछ एनालाइज नहीं कर सकते हो। तो जितने भी ऑप्शंस और फ्यूचर्स के चार्ट होते हैं वो एनालाइज के लिए कोई काम के नहीं होते दोस्तों, वो ट्रेडिंग के लिए ठीक है। आपको एनालाइज हमेशा स्पॉट के और इक्विटी के चार्ट्स के ऊपर ही करना है क्योंकि उसमें लंबा डेटा होता है। जैसे मैं आपको ये बैंक निफ्टी का मैं स्पॉट का चार्ट दिखाता हूँ। तो ये बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है दोस्तों। तो ये आप देखेंगे तो आपको पूरा लंबा चार्ट मिलेगा tradingview.com पे। आप पीछे जाएंगे तो शायद ये आपको 2008 2000
के साल तक का 20-20 साल का आपको चार्ट दिखाएगा, 25 साल का भी दिखाएगा, शायद जब से शुरुआत हुई है इसकी तब से दिखाएगा। लेकिन हमें इतना पुराना चार्ट भी नहीं चाहिए दोस्तों, लेकिन एटलीस्ट हमें 6-8 महीने का चार्ट चाहिए होता है ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए, और हायर टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेंड चल रहे हैं वो सब देखने के लिए। और जो ट्रेंड होते हैं दोस्तों, ये इक्विटी और स्पॉट के जो चार्ट होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि ट्रेंड कौन सी तरफ है। फ्यूचर के जो चार्ट होते हैं वो डिसाइड नहीं करते। इक्विटी के चार्ट को देख के फ्यूचर के चार्ट पे हम ट्रेड करते हैं, उसको एनालाइज नहीं करते हैं। इक्विटी के चार्ट में अगर आपको सेल का सिग्नल मिल चुका है तो आपको सेल करना है, फ्यूचर के चार्ट में या ऑप्शन के चार्ट में पुट बाय करना है या आपको कॉल सेल करना है, वो आपकी मर्जी है जो भी करना है। पर आपको जो भी स्टडी और एनालिसिस करनी है दोस्तों, वो आपको इक्विटी और स्पॉट के चार्ट पे ही करनी है, फ्यूचर के चार्ट्स पे बिल्कुल नहीं करनी है। और लकीली फ्यूचर के और ऑप्शंस के चार्ट tradingview.com पे अवेलेबल भी नहीं है, आपको स्पॉट के और इक्विटी के चार्ट्स मिलेंगे। तो ये जो एक एरर है ये तो आपको आने वाली नहीं है, लेकिन मैं खाली आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर कभी इक्विटी को छोड़ के फ्यूचर और ऑप्शंस के चार्ट tradingview.com पे हमें मिलने भी लग गए तो हमें उसको एनालाइज करके कोई ट्रेड के डिसीजन नहीं लेने दोस्तों, हमें टोटली स्पॉट के और इक्विटी के चार्ट्स को ही एनालाइज करना है। What is a repainting indicator? How TTK tool is not a repainting indicator? दोस्तों रीपेंट इंडिकेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो ये होते हैं कि जब आपके चार्ट पे कोई भी सिग्नल आता है और फिर थोड़े टाइम के बाद वो सिग्नल चला जाता है और आप वापस से जब पुराने चार्ट चेक करेंगे तो वो सिग्नल अपने आप को एडजस्ट कर लेता है ऐसी जगह पे जिससे आपको लगेगा कि ये इंडिकेटर बहुत अच्छा है, और वो हमेशा चेंज होते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। लेकिन हमारा ये जो टूल है दोस्तों, ट्रेंड ट्रेडर करंस टूल, ये कभी भी रीपेंट नहीं होता है कैंडल क्लोज होने के बाद। कैंडल क्लोजिंग से पहले आपको इसमें कोई डिसीजन नहीं लेना है और उसको कैंडल को क्लोज होने देना है, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ट्रेंड कौन सी साइड जा रहा है। उसका क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अभी आप इस चार्ट में देखेंगे तो सिग्नल आ रहा है और ये वापस से चला गया, इसका मतलब ये रीपेंट हुआ है क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है दोस्तों। जब तक एक वापस से ये देखिए आप सिग्नल आ रहा है और अभी जब तक ये कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती है तब तक ये सिग्नल आएगा जाएगा, वो कंफर्म सिग्नल नहीं है दोस्तों। अब वो कैंडल क्लोज हो गई है और ये दूसरी कैंडल शुरू हुई है और इस कैंडल की क्लोजिंग पे वापस से वो सिग्नल आ चुका है, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है। अगर वापस से प्राइस अप चला गया दोस्तों तो सिग्नल गायब हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे ये कैंडल क्लोज हो गई और ये दूसरी कैंडल ओपन हो गई तो अब ये डाउन ट्रेंड एस्टैब्लिश हो चुका है। अब ये जो इंडिकेटर प्लॉट हो चुका है इस पे, ये जो सिग्नल आ चुका है ये अब लाइफ टाइम कभी नहीं जाएगा, ये रिपेंड नहीं होएगा, ये यहाँ पे ऐसा का ऐसा ही रहेगा दोस्तों। तो इसलिए आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि जब आप कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है और जब नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगी तब आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं और तब तक वो ट्रेंड एस्टैब्लिश हुआ है उसका कंफर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। जब कैंडल क्लोज हो जाएगी और जो सिग्नल है वो प्रिंट हो जाएगा चार्ट्स पे और नेक्स्ट कैंडल ओपन हो जाएगी तभी ही वो कंफर्म एक सिग्नल गिना जाएगा और ट्रेंड चेंज हुआ ऐसा गिना जाएगा दोस्तों, तब तक वो कंफर्म नहीं होएगा। और ये कैंडल कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होती रहती है तो प्राइस भी कैसा है दोस्तों, फ्लक्चुएट होता है, लेकिन फिर प्राइस वापस रिवर्स हो जाता है। तो हमने इसमें सेटिंग इसलिए ऐसी रखी हुई है ताकि अगर प्राइस रिवर्स हो गया तो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, तो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है तो आपको गलत सिग्नल भी नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने इस टाइप की इसमें सेटिंग रखी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक आपको सब बेसिक नॉलेज दिया मैंने इस इंडिकेटर और इस टूल के बारे में। अब हम थोड़ा ट्रेडिंग के एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं और पहले ये समझते हैं व्हाट इज़ अ ट्रेंड। ट्रेंड एक्चुअली होता क्या है दोस्तों। तो दोस्तों ट्रेंड एक्चुअली क्या होता है आपको मैं वो बताता हूँ। कभी भी कोई भी स्टॉक का प्राइस, वो स्टॉक हो, करेंसी हो या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो दोस्तों, वो एक डायरेक्शन में जाता है तो उसे हम ट्रेंड कहते हैं, चाहे फिर वो अप जाए या डाउन जाए। एक बहुत ही सिंपल फंडा है ये ट्रेंड का। आप ये बात समझ लीजिए, कभी भी एक डायरेक्शन में जब प्राइस जाता है दोस्तों उसे ट्रेंड कहा जाता है। फिर वो कौन से टाइम फ्रेम पे जा रहा है वो सब नेक्स्ट मैटर है। वो चाहे 1 मिनट की कैंडल पे जाए या 1 मंथ की कैंडल पे जाए दोस्तों, उसे हम एक ट्रेंड कहते हैं। क्योंकि जो बड़े ट्रेंड्स होते हैं वो मंथली कैंडल पे चलते हैं, जो छोटे ट्रेंड्स होते हैं वो 1 मिनट की कैंडल पे चलते हैं। लेकिन कोई भी प्राइस इंस्ट्रूमेंट का जब एक डायरेक्शन में जाता है इसे हम ट्रेंड कहते हैं दोस्तों, चाहे वो अप जाए या डाउन जाए। तो बस सिंपल सी ये बात है। ट्रेंड क्या है, जब प्राइस ऊपर जाता है तो वो अप ट्रेंड है, जब प्राइस नीचे आता है तो वो डाउन ट्रेंड है, और जब प्राइस कहीं नहीं जाता है और साइडवेज स्ट्रक्चर में रहता है तो दोस्तों उसे साइडवेज ट्रेंड कहा जाता है। ट्रेंड का ये बहुत ही एक सिंपल सा डेफिनेशन है दोस्तों, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत सिंपल सी बात है पर ये आगे हमें काम आने वाली है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ट्रेंड एक्जैक्टली होता क्या है। जब भी प्राइस एक डायरेक्शन में जाएगा उसे हम ट्रेंड कहेंगे दोस्तों। अब दोस्तों ट्रेंड की मैं आपको 3 बड़े सीक्रेट्स बता देता हूँ। तो सबसे पहला सीक्रेट ये है कि अ ट्रेंड नो मैटर एनी टाइम फ्रेम ऑलवेज हैज़ पुल बैक्स, इट नेवर गोज स्ट्रेट अप और डाउन। इसका मतलब
ट्रेंड जो होता है दोस्तों वो कभी भी स्ट्रेट अप या डाउन नहीं जाता है, उसमें हमेशा पुल बैक्स होते ही हैं दोस्तों, और वो आपको हमेशा उस ट्रेंड के थोड़े से लोअर टाइम फ्रेम पे दिखेंगे। ये एक सबसे बड़ा सीक्रेट है ट्रेंड का। अब पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये एग्जैक्टली क्या है, फिर बाकी के और दो भी बताता हूँ। दोस्तों जैसे ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट है, ये ऊपर से आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा डेली के टाइम फ्रेम पे कि ये बैंक निफ्टी सीधी सीधी नीचे गिर गई है और स्ट्रेट ट्रेंड नीचे गया है, या ये जब बैंक निफ्टी ऊपर बढ़ी थी तब आपको ऐसा लगेगा कि स्ट्रेट ऊपर गई थी सीधे सीधे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, उसके लोअर टाइम फ्रेम पे आप जब भी जाएंगे आपको अच्छे खासे पुलबैक्स दिखेंगे हर एक ट्रेंड में। अब मैं इसी को आपको बताता हूँ कैसे। हमने ये टूल की जो सेटिंग है दोस्तों, वो मेन ट्रेंड को 1 डे के हिसाब से रखी हुई है, और अब हम आ जाते हैं 30 मिनट्स की कैंडल पे। तो ये वो फॉल है दोस्तों, जो ऊपर से ये बैंक निफ्टी गिरी थी तो हमें उस चार्ट में ऐसा लग रहा था कि सीधा सीधा नीचे गई है, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे दोस्तों तो कितने सारे पुलबैक्स आए। पुलबैक्स क्या होते हैं दोस्तों, जब भी एक ट्रेंड ऊपर जाता है तो वो सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता है, लोअर टाइम फ्रेम पे हमेशा ऐसे पुलबैक्स करते करते ऊपर जाता है, ऊपर नीचे होता हुआ जाता है दोस्तों। और जब भी कोई स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट नीचे आता है तो वो सीधा नहीं आता है दोस्तों, वो ऐसे कहीं ना कहीं पुलबैक्स करते करते नीचे आएगा दोस्तों। तो ये जो ऊपर नीचे होता है इसको हम पुलबैक्स कहते हैं दोस्तों। तो ट्रेंड का एक ये बहुत बड़ा सीक्रेट होता है कि आपको लगेगा ट्रेंड सीधा जा रहा है ऊपर से नीचे, लेकिन उसकी हर लोअर टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं आपको पुलबैक्स मिलेंगे। और एग्जैक्टली वो जो पुलबैक्स होते हैं वही वो एंट्री की प्लेस होती है जहाँ से हम ट्रेंड ट्रेडर्स ट्रेंड में एंटर करते हैं दोस्तों। तो ये जब ट्रेंड नीचे आया था दोस्तों तो आप देखेंगे तो कितने सारे पुलबैक्स थे इसमें, आपको मैं चार्ट्स पे दिखाता हूँ। ये एक पुलबैक था, ये एक पुलबैक था, ये पुलबैक था, इधर पुलबैक था, ये नीचे गिरा, ये वापस से ऊपर आया, ये एक पुलबैक था, ये वापस नीचे गिरा, ऊपर आया, ये एक पुलबैक था, वापस से नीचे गिरा, और रिसेंटली अभी काफ़ी ऊपर आया लेकिन वो पुलबैक ही निकला और वापस से नीचे गिरा। ये एक छोटा पुलबैक आया, वापस से वो नीचे गिरा। दोस्तों इस तरीके से जो ट्रेंड होता है वो हमेशा पुलबैक करता करता ही नीचे जाता है, उसके लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आपको देखना पड़ता है तो आपको पुलबैक्स दिखेंगे। मैं आपको इसके आगे का ट्रेंड भी बताता हूँ कि जब बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड में था तो वो भी आपको डेली चार्ट्स पे आप देखेंगे ना दोस्तों तो आपको लगेगा वो सीधा सीधा ऊपर जा रहा है। लेकिन आप डेली टाइम फ्रेम को एज अ मेन ट्रेंड रख के वापस जब 30 मिनट्स की कैंडल पे आके एनालाइज करेंगे दोस्तों, तो ये आप देखेंगे तो ये सारे पुलबैक्स आपको मिले। ये ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो ये ऐसे ऊपर नीचे होता हुआ ही ऊपर जाता है दोस्तों। कभी भी जो एक ट्रेंड होता है वो सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता है, उसके लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आपको देखना पड़ता है तो आपको उसके सारे पुलबैक्स मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हमारे जो ट्रेंड के 3 सीक्रेट्स है उसके सेकंड सीक्रेट पे। और सेकंड सीक्रेट ये है, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट स्मॉलर टाइम फ्रेम विल फॉलो हायर टाइम फ्रेम। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ कि एक हाई प्रोबेबिलिटी हमेशा ये होती है एक ट्रेंड में कि जो हायर टाइम फ्रेम है उसी डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, और जो स्मॉलर टाइम फ्रेम होता है, जो छोटा टाइम फ्रेम होता है, वो पुल बैक्स करते करते हमेशा हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में ही जाएगा दोस्तों। और वो मैं आपको चार्ट्स पे भी बताता हूँ कैसे। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि हायर टाइम फ्रेम जो होता है उसी के डायरेक्शन में स्मॉलर टाइम फ्रेम जाएगा, उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। और वो कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप देखेंगे दोस्तों तो इधर से ये डेली का जो चार्ट है दोस्तों, अब ये जो डेली का चार्ट है दोस्तों ये एक हायर टाइम फ्रेम है, ऐसा आप सपोज कीजिए, क्योंकि हमने जो मेन ट्रेंड उसको रखा हुआ है वो डेली के चार्ट को रखा हुआ है। तो डेली के चार्ट में आप देखेंगे तो इस जगह पे बाय का सिग्नल आ चुका था। अब यहाँ से आप बाय करेंगे तो रोज़ मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऊपर नीचे होएगा, लेकिन ऊपर नीचे होते होते वो लास्ट में हमेशा ऊपर ही जाता है दोस्तों। वो मैं आपको बताता हूँ 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो ये वो जगह है दोस्तों जहाँ डेली का टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेंड चेंज का सिग्नल आया था। ये ब्लैक कलर का एरो आपको बताता है जो मेन ट्रेंड है उसका ट्रेंड कब चेंज हुआ था 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। और अगले ही दिन आप देखेंगे दोस्तों तो मार्केट तो नीचे गिरा था, लेकिन डेली का टाइम फ्रेम एस्टैब्लिश हो चुका है और डेली के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज हो चुका है दोस्तों, इसलिए उसकी हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि वो ऊपर जाएगा। ऊपर जाके जैसे ही थोड़ा गिरता है फिर वापस से और ऊपर जाता है, फिर जैसे ही थोड़ा और गिरेगा
तो यहाँ से सब जो टॉप और बॉटम पकड़ने वाले लोग होते हैं दोस्तों, उनके कपड़े फट जाते हैं, वो शॉर्ट सेल करते हैं और उनका कुछ होता नहीं है, स्टॉप लॉस ही हिट होता है। लेकिन हम जो ट्रेंड ट्रेडर्स है वो ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड करते हैं और हमें पता है कि हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि हायर टाइम फ्रेम पॉजिटिव है, तो हमें इसमें सिर्फ बाय करना है और ये और ऊपर ही जाएगा। इसलिए हायर टाइम फ्रेम जब पॉजिटिव होता है दोस्तों, तब हम सिर्फ बाय करते हैं, सेल नहीं करते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करते हैं और यहाँ से वो वापस से ऊपर जाता है दोस्तों। और ये जगह से जैसे ही वो गिरना शुरू करता है तो हम खाली वेट करते हैं कि हमें वापस से बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। और वो जैसे ही गिरते गिरते इधर नीचे आता है तो एक टॉप और बॉटम पकड़ने वाले जो लोग होते हैं दोस्तों, वो यहाँ से शॉर्ट सेल करते हैं। उनको लगता है यहाँ से बाजार नीचे आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है और वापस से मार्केट यहाँ से उठ के नया हायर हाई बनाता है और उसका जो मेन ट्रेंड है उसी को वो कंटिन्यू रखता है दोस्तों। अगर आपको मैं शॉर्ट सेल की साइड में भी बताऊंगा तो अभी जो निफ्टी गिरी, बैंक निफ्टी गिरी थी, तो उसका हायर टाइम फ्रेम डाउन था दोस्तों। तो ये जो बॉटम पकड़ने वाले लोग होते हैं कि भाई बहुत गिर गया, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, वो हमेशा फंसते ही रहते हैं। उसमें कभी भी टॉप और बॉटम पकड़ने की ट्राई नहीं करनी चाहिए दोस्तों। आपको हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड करना चाहिए। जब इधर से गिरते गिरते मार्केट इतना आया था, तभी भी बहुत लोग ऐसे थे कि यार इधर तो सपोर्ट आ गया, इतना फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो गया, आरएसआई इतना हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, ओवरसोल्ड हो गया, ये हो गया। लेकिन दोस्तों ये सब फालतू चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है। ट्रेंड अगर आपका हायर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है तो आपको बाय तो करना ही नहीं है। अगर आपको बाय का सिग्नल भी इधर लोअर टाइम फ्रेम में मिल रहा है तो आप खाली वेट कीजिए, आप समझ जाइए कि वो पुल बैक है और फिर जैसे ही पुल बैक खत्म होगा दोबारा से आपको सेल का सिग्नल मिलेगा, आप सेल कर सकते हैं। तो मार्केट वापस नीचे ही आता है क्योंकि उसकी हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जब भी ये बाय का आपको सिग्नल मिला है वो खाली एक पुल बैक है और बाद में मार्केट वापस से कंटिन्यू करेगा अपने हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में ही दोस्तों। ये होता है ट्रेंड ट्रेडिंग और आपको ट्रेंड के अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं करना है। ये सपोर्ट लेवल आ गया, आरएसआई ओवरसोल्ड हो गया है और ये मेरा फिबोनाची का रिट्रेसमेंट इतना हो गया है, ये सब जितने भी फालतू चीज़ें हैं, जितने भी आपने ये सब बुलशिट सीखा है यूट्यूब के ऊपर या कोई ना कोई कोर्स या सेमिनार को अटेंड करके, उसको आप भूल जाइए और टोटली ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कीजिए। अगर आपका मेन ट्रेंड नेगेटिव है दोस्तों, तो यहाँ से जब बाय का सिग्नल भी आएगा तो आपको शांति से बैठना है, वेट करना है कि ये बाय का सिग्नल नहीं है, ये पुल बैक है और जैसे ही वापस से मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू होएगा हम सेल करेंगे दोस्तों। और इस तरीके से ट्रेड करेंगे दोस्तों तो ही आप पैसा कमा पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। ये जो मैंने आपको मेरा बैंक निफ्टी का भी ट्रेड दिखाया, इतना मार्केट गिरा है उसके बाद ये इतना बड़ा पुल बैक आया, सब टीवी पे भी लोग बहुत खुश हो गए थे दोस्तों कि इतना सब मार्केट ने राइज कर लिया है और जो प्रीवियस हाइस थे उसको भी ब्रेक कर लिया कहीं ना कहीं, उसके ऊपर भी एक हाई बना दिया है। तो अब तो ये मार्केट यहाँ से बाय का मार्केट बन सकता है, अच्छी चीज़ें हो सकती है, सुधर सकता है मार्केट। ये सब जो उम्मीद है ना दोस्तों, उम्मीदें कभी नहीं लगानी चाहिए हमें। हमें जो चार्ट बोलता है और हमें जो चार्ट्स पे दिखता है उसी को ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही ये सेल का सिग्नल आया था मैंने ट्रेड किया था, शॉर्ट किया था और कहीं ना कहीं जगह पे एग्जिट भी हुआ था, कमाया था। और दोबारा से जब ये वापस सेल का सिग्नल आया दोस्तों, तो मैंने वापस से सेल किया 5 लॉट और आपको मैं दिखाई चुका हूँ मेरी ओपन पोजीशन में ये रहा 70,000। मैंने उसमें प्रॉफिट भी बुक किया 5 लॉट्स में। तो दोस्तों हमें कभी भी टॉप और बॉटम नहीं पकड़ना है, सिर्फ ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है। और ये जो 2 या 3 रूल्स हैं दोस्तों, अगर आप याद रख लेंगे अच्छी तरीके से तो ट्रेंड ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी हो जाएगी। इससे ज़्यादा ट्रेंड ट्रेडिंग में कुछ है ही नहीं। तो ये 3 रूल जो है दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं। सबसे पहला जो आपका रूल है कि एक ट्रेंड कभी भी सीधा नहीं जाएगा, इसलिए आप वेट कीजिए, आपको अच्छी एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक पुल बैक ज़रूर मिलेगा। और दूसरा रूल ये है कि आपको जो स्मॉलर टाइम फ्रेम है उसमें कभी भी बड़े टाइम फ्रेम के अपोजिट का ट्रेड नहीं लेना है। बड़ा टाइम फ्रेम अगर आपका नेगेटिव है तो आपको सेल का ही ट्रेड लेना है, अगर बड़ा टाइम फ्रेम आपका पॉजिटिव है तो आपको बाई के ट्रेड का ही वेट करना है दोस्तों। और जो थर्ड जो सीक्रेट है दोस्तों वो मैं आपको बता चुका हूँ कि टॉप और बॉटम कभी पकड़ने की ट्राई मत कीजिए, वो किसी के हाथ में नहीं आता है। ये खाली एक मिथ है। टॉप और बॉटम पकड़ने वालों के मार्केट में कपड़े फट जाते हैं, बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस होते हैं और वो मार्केट से बाहर हो ही जाते हैं बहुत जल्दी, बहुत बड़े बड़े लॉसेस करते हैं दोस्तों। टॉप और बॉटम आप पकड़ने की ट्राई मत कीजिए, आपको चार्ट पे जो ट्रेंड दिखता है उसको आप देख के आंखों से ट्रेड कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ये जो थर्ड रूल है, नो वन इन द वर्ल्ड कैन एवर जज द टॉप्स एंड बॉटम्स ऑफ अ ट्रेंड बट यू कैन स्पॉट अ ट्रेंड एंड राइड इट अंटिल इट बेंड्स। ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आपको कभी भी एक ट्रेंड में टॉप और बॉटम पकड़ने की ट्राई नहीं करनी है दोस्तों। जब तक वो ट्रेंड एक वैलिड है तो उसमें आप पुल बैक्स का वेट कीजिए और जब पुल बैक्स आते हैं तब उसमें आप एंट्री कीजिए। यही होती है ट्रेंड ट्रेडिंग दोस्तों।
कोई ट्रेंड ट्रेडर दुनिया में टॉप या बॉटम पकड़ के पैसा नहीं कमाए दोस्तों। हर एक ट्रेंड ट्रेडर ने उस ट्रेंड में इन्वॉल्व होके उसमें से अपना एक चंक निकाल के पैसा कमाने की ट्राई की है, तो ही वो पैसा कमा पाया है दोस्तों। टॉप और बॉटम जो पकड़ते हैं ना दोस्तों, उनकी हालत ये यस बैंक को बाय करने जैसी ही होती है। जितना गिरा वो लोग ने और बाय किया है कि इससे ज़्यादा तो और क्या गिरेगा, इससे ज़्यादा और क्या गिरेगा। और बजाज फाइनेंस के स्टॉक को कोई बाय नहीं किया कि ये तो बहुत बढ़ गया है, इससे ज़्यादा क्या बढ़ेगा। वो भी मैं आपको सब आगे एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। तो टॉप और बॉटम पकड़ने की गलती ज़िंदगी में दोबारा कभी मत कीजिएगा, आपने भी ये मिस्टेक की होगी, आई एम वेरी श्योर। तो दोस्तों अब मैं आपको वो बताऊंगा, अंडरस्टैंड व्हाट इज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम होता क्या है एग्जैक्टली। हम मल्टी टाइम फ्रेम की इतनी बातें तो करते हैं, वो एग्जैक्टली होता क्या है। तो वो एग्जैक्टली यही होता है दोस्तों कि जब आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे किसी चार्ट को देखते हैं और उसको आप जूम इन करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, तो आपको वो दो टाइप के ट्रेंड्स दिखाएगा, एक मंथली ट्रेंड और एक जो आपने डेली ट्रेंड अगर सिलेक्ट किया एज अ स्मॉलर टाइम फ्रेम तो आपको मंथली और डेली दोनों बताएगा। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको डेली ट्रेंड और 30 मिनट्स का ट्रेंड, वो दोनों चीज़ें बताएगा एक साथ। तो मंथली ट्रेंड और डेली ट्रेंड को एक साथ देखते हैं जब हम दोस्तों, तो इसे हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं। वो मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ और एक बार दिखाता हूँ उसको चार्ट्स पे भी। तो दोस्तों जब हम एक बड़े ट्रेंड को और एक छोटे ट्रेंड को साथ में देखते हैं उसे हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं। फिर वो चाहे कोई भी टाइम फ्रेम पे हो, जैसे अभी आप ये निफ्टी का या बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड देख रहे हैं और स्मॉलर टाइम फ्रेम का भी ट्रेंड देख रहे हैं, तो इसे हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं। अभी मैं आपको एक बड़ा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी बताता हूँ। जैसे हम मंथली कैंडल की बात करते हैं, आप बैंक निफ्टी से ही बोर हो गए होंगे तो मैं कोई और चार्ट खोलता हूँ। चलिए एशियन पेंट्स का चार्ट खोलते हैं। और इसका मैं दोस्तों मंथली चार्ट खोल देता हूँ। अब इसको देखने के लिए हमें हमारा जो टूल है उसमें सेटिंग में मंथ सिलेक्ट करना पड़ेगा, 1 मंथ। तो दोस्तों अब आप देखेंगे तो ये एशियन पेंट्स का मंथली चार्ट है और ये कभी डाउन ट्रेंड में आया ही नहीं है 2009 के बाद। लेकिन अब आपको मैं इसमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बाजू बाजू में दो चार्ट रख के दिखाता हूँ, तो आपको और क्लियर और इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा दोस्तों। अभी एशियन पेंट्स का ही चार्ट मैं इधर बाजू में भी खोल देता हूँ और इसका भी मैं सेटिंग सेम रख देता हूँ। 1 मंथ रख देते हैं मेन ट्रेंड में, लेकिन इसमें हम डेली का चार्ट ओपन करेंगे दोस्तों। तो अब आप देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम में एशियन पेंट कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में था, इसलिए जितनी बार भी लोगों ने इसको सेल करके पैसा कमाने की ट्राई की है दोस्तों, उनके कपड़े ही फट गए क्योंकि उनने टॉप और बॉटम पकड़ने की ट्राई की है। लेकिन जब एक मंथली अप ट्रेंड में स्टॉक होता है तो उसे उसकी डायरेक्शन में ट्रेड करने का जो ख्याल है या जो एनालिसिस है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं दोस्तों, और इसीलिए स्टॉक मार्केट में इतना पैसा नुकसान करते हैं। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड का स्टॉक था और इसमें मंथली टाइम फ्रेम में लेफ़्ट साइड पे आप इस स्क्रीन में देखिए तो ये एक बहुत बड़ा फॉल भी आया था। और वो आप देखेंगे तो एग्जैक्टली ये वाली जगह है जो डेली के चार्ट में आपको दिखाई देगी। और इतना जब फॉल आया था दोस्तों तो सब ने सेल सेल सेल, अब ये टॉप बन चुका है यही सोच लिया था। लेकिन टाइम फ्रेम जो है मंथली का दोस्तों, उस पर हमारा जो टूल है आप उसको लगा के देखोगे तो इसने कभी भी अपना ट्रेंड चेंज नहीं किया था। इतना गिरने के बाद भी इसके हिसाब से ये अप ट्रेंड में ही था, क्योंकि ये जो टूल है दोस्तों ये वॉलेटिलिटी, प्राइस एक्शन थियोरीज और काफ़ी दूसरी चीज़ों को कंबाइन करके अपना ट्रेंड डिसाइड करता है। ये कोई नॉर्मल सुपर ट्रेंड या कोई ऐसे ही नॉर्मल इंडिकेटर नहीं है दोस्तों। इसकी जो पीछे कोडिंग्स और जो लॉजिक्स है वो तो मैं आपको बहुत ओपन करके नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि इसकी प्रोग्रामिंग हमने ऐसे ही की है दोस्तों कि ये ट्रेंड जब जेन्युइनली चेंज होते हैं मार्केट में तभी ही आपको सिग्नल देता है ट्रेंड चेंज का। एक वॉलेटाइल मूव में ये कभी भी आपको गलत सिग्नल नहीं बताएगा, और जो ट्रेंड है जब तक इसमें चेंज नहीं होता है तब तक आपका ट्रेंड इंटैक्ट है, वो चेंज नहीं हुआ है। तो आप इसी को देखेंगे तो डेली के जो चार्ट पे वो नीचे जाके वापस से जितने भी बाई के सिग्नल्स आए थे हम सिर्फ वो ही लेते हैं। तो हमारा तो लास्ट में कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि ये जो स्टॉक है दोस्तों ये धीरे धीरे ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता। और इसी को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं दोस्तों। जब आप एक बड़े टाइम फ्रेम को और एक छोटे टाइम फ्रेम को साथ में एनालाइज करते हो और फिर डिसाइड करते हो कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। दोस्तों ट्रेडिंग की दुनिया में 100% कुछ नहीं होता है,
सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। हाई प्रोबेबिलिटी कौन सी साइड पे, आपको वो देखना है। आपको अगर आप ट्रेडिंग करते हो और आपने अगर 20 ट्रेड्स किए हैं 2-3 महीने में दोस्तों, तो 20 के 20 ट्रेड में आपको विन होना ज़रूरी नहीं है। विन रेशियो आपका 65-70% तक भी हुआ तो बहुत ज़्यादा होता है। उससे ज़्यादा विन रेशियो दुनिया में अच्छे से अच्छे ट्रेडर्स का भी नहीं आ पाता है दोस्तों। लेकिन जो हमें हमेशा जिताती है वो हमारा एक थोड़ा सा हायर विन रेशियो, जो 50 की जगह खाली 55% होगा तो भी आप पैसा कमाएंगे, और एक थोड़ा बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कि जब आप खोते हैं दोस्तों तो कम खोते हैं और जब आप कमाते तो ज़्यादा कमाते हैं। तो उसी से हमारी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल कन्वर्ट होती है दोस्तों। जब एक बॉक्सर एक बॉक्सिंग की रिंग में उतरता है और दो बॉक्सर्स फाइट करते हैं एक दूसरे से, तो जो बॉक्सर जीता होता है उसका ये मतलब नहीं कि उसने 2-4 मुक्के नहीं खाए। अगर उसने 10 मुक्के मारे हैं तो उसके सामने 2-3 पंच उसने भी खाए होते हैं दोस्तों, लेकिन लास्ट में वो विनर इसलिए होता है क्योंकि उसने ज़्यादा पंचेस दिए होते हैं जो ज़्यादा हार्ड होते हैं, और जो उसने खाए होते हैं वो उतने हार्ड नहीं होते हैं या उसने कम खाए होते हैं। तो इसके लिए वो लास्ट में कहीं ना कहीं विन होता है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप अभी आपके लिए एक ट्रेंड ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा है और आप ये अच्छी तरह समझ चुके हैं। जो स्मॉलर टाइम फ्रेम होता है उसकी हाई प्रोबेबिलिटी यही होती है कि वो हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर नीचे होके लास्ट में वो उधर ही जाएगा जहाँ पे हायर टाइम फ्रेम जा रहा है। पर वो ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए आपको इस मार्केट के जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसको समझना पड़ेगा दोस्तों। जो मंथली टाइम फ्रेम होता है, जो हायर टाइम फ्रेम होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्यों होती है कंटिन्यू होने की, वो इसलिए होती है क्योंकि जो बड़े हेज फंड्स होते हैं या म्यूचुअल फंड्स होते हैं या जो बड़े पैसे होते हैं वो हमेशा मंथली टाइम फ्रेम पे ही काम करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो लोग इस मार्केट में। और वो अपने इन्वेस्टमेंट्स कोई 5 या 10 या 15 टके के मूवमेंट के लिए नहीं करते हैं दोस्तों, वो अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स अपने स्टॉक को ग्रो करने के लिए। और उनके पैसे जहाँ लग रहे होते हैं ट्रेंड वहीं पे डिसाइड होते हैं, और उनके पैसे से ही ट्रेंड डिसाइड होते हैं दोस्तों। क्योंकि आपके 2-4-5 लॉट या मेरे 5-10 लॉट सेल करने से या बाय करने से मार्केट का कोई ट्रेंड चेंज नहीं होता है कहीं पे भी। जो मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है वो बड़े पैसे जहाँ लगते हैं उस साइड पे उसका ट्रेंड हो जाता है, और बड़े पैसे ही मार्केट को हिला सकते हैं। कोई छोटे ट्रेडर्स या कोई 25-50-100 लॉट वाला ट्रेडर भी मार्केट को नहीं हिला सकता है दोस्तों। इसलिए हमेशा जो हायर प्रोबेबिलिटी होती है वो बड़े टाइम फ्रेम की होती है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे जो बड़े पैसे लगा के बैठे हैं वो लोग काम कर रहे होते हैं दोस्तों। तो ऐसे मैं आपको कुछ और मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताऊं दोस्तों, तो जो डेली के टाइम फ्रेम होते हैं उसमें किस टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो उसमें थोड़े स्विंग ट्रेडर्स होते हैं हमारे जैसे, जो इनको अभी नॉलेज होता है स्विंग ट्रेडिंग का और बड़े ट्रेंड का, और वो लोग उस डायरेक्शन में ही ट्रेड करते हैं। तो वो एक टाइप के स्मार्ट स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर डम ट्रेडर्स होते हैं। अब डम ट्रेडर्स बोलना अच्छी बात नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है ऐसे ट्रेडर्स होते हैं। उनको नॉलेज बहुत कम होता है ट्रेंड्स का, और वो कहीं ना कहीं अपना नसीब आजमाने आए होते हैं, गैम्बलिंग करने आए होते हैं, कोई रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं, और हमेशा अप ट्रेंड के स्टॉक को शॉर्ट सेल करने की ट्राई करते हैं कि ये बहुत बढ़ गया है, ये बहुत बढ़ गया है, अब तो ये पूरा नीचे ही गिरने वाला है। या डाउन ट्रेंड के स्टॉक को हमेशा बाय करने की ट्राई करते रहते हैं। वो हमेशा जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके अपोजिट जाके बैठे होते हैं, उनकी टीम में नहीं बैठे होते हैं। इसलिए मैं उनको डम ट्रेडर्स बोलता हूँ दोस्तों। उनका डम होने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि जो इमोशन होते हैं दोस्तों वो हमेशा साइकोलॉजी और इमोशन, जो बड़े पैसे उनके अपोजिट ही चलता है इंसान का, जो नेचुरली ये एक कुदरती गिफ्ट है दोस्तों। लेकिन हमें अपने इमोशन को चेक में रखना है और हमें हमेशा जो बड़े पैसे हैं, जो हायर टाइम फ्रेम है, उसकी डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है ताकि हम प्रॉफिट कर सके दोस्तों। और फिर दोस्तों कुछ और मार्केट के पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो 15 मिनट्स के और 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे किस टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़े इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं जो स्मार्ट होते हैं, जिनको नॉलेज होती है ट्रेंड की। जैसे हम हैं, अभी हमें भी नॉलेज है, हम भी स्मार्ट हैं, लेकिन उसमें भी मैक्सिमम डम ट्रेडर्स ही होते हैं दोस्तों, जिन्हें कुछ नॉलेज नहीं है। वो खाली एक जुए की तरह खेलते हैं, अपने नसीब पे खेलते हैं, और उनको क्या लगता है उस पर खेलते हैं, या कहीं से टिप्स बाय कर लेंगे उस टिप्स के ऊपर खेलेंगे, या टीवी पे कहीं पे सुन लेंगे कि ये ब्रेकआउट हो गया, ये ऐसा हो गया, उसके बिहाफ पे ट्रेड ले लेंगे। उनका पास कोई प्रॉपर रीज़न या कोई ट्रेंड की एजुकेशन या ट्रेंड की स्टडी उनके चार्ट्स में उन्होंने की हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं बस वो कोई ना कोई फालतू कोर्स या सेमिनार अटेंड करके आए होते हैं जिसमें RSI इतना हो गया है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट इतना हो गया है, ये ऐसा हो गया है, ये मूविंग एवरेज ऐसा, ये वो सब कुछ ना कुछ फालतू गिनतियाँ लगाते हैं। जो बड़ा ट्रेंड कहाँ जा रहा है, ट्रेंड की डायरेक्शन कौन सी है, वो सब के बारे में वो सोचते ही नहीं है। उस टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। और उससे भी नीचे जो टाइम फ्रेम होता है दोस्तों, जो 15 मिनट के भी नीचे, उसमें प्योर गैम्बलर्स होते हैं, जो एडिक्ट्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, खाली उनको एडिक्शन हो चुका होता है, इसके लिए वो काम कर रहे होते हैं।
वो जो छोटी छोटी कैंडल्स ऊपर नीचे जाती है उसको पूरा दिन देख के उनको खुशी मिलती है और उस तरीके से वो ट्रेड करते रहते हैं और कंटिन्यूसली अपने पैसे तोड़ते ही रहते हैं दोस्तों। वो अपने आप को कहीं ना कहीं स्कैल्पर्स समझते हैं, लेकिन ये जो स्कैल्पर्स होते हैं दोस्तों, बहुत ही ऐसे कम स्कैल्पर्स होते हैं जो मार्केट में पैसा कमाते हैं। मैक्सिमम लोग उसमें पैसा तोड़ते ही हैं और उनको ये तक नहीं मालूम होता है कि उनकी ब्रोकरेज कितनी जनरेट हो रही है। दिन में वो 10-10 20-20 ट्रेड कर लेंगे और उनको लगेगा कि उनने कुछ 2-4 हज़ार रुपये कमा लिए, लेकिन बाद में गिनती करेंगे तो उनकी 5 से 8 हज़ार तो ब्रोकरेज ही लग चुकी होती है। उतनी गिनती भी वो सही से नहीं कर पाते दोस्तों। तो हमें कौन से टाइम फ्रेम में काम करना है, हमें किस टाइप का काम करना है, वो सब मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। वो आपके ट्रेडिंग बिहेवियर पे डिसाइड होता है कि आपको क्या करना है दोस्तों। तो अब दोस्तों ये सब तो एक नॉलेज था, जो मेरे को बेसिक नॉलेज आपको देना था वो मैं दे चुका हूँ। अब हम अपने ट्रेडिंग की बातें करेंगे और इन्वेस्टमेंट्स की बातें करेंगे। पहले मैं आपको एज एन इन्वेस्टर आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं इस मार्केट में, कौन से स्टॉक्स में करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, वो सब एक्सप्लेन करूँगा। और उसके बाद हम धीरे धीरे ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स पे चले जाएंगे, जो कि स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग। तो अब सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। तो हाउ टू इन्वेस्ट विद द ट्रेंड। ऑलवेज फॉलो बिग फंड्स, always find a stock monthly uptrend for investments. Never try to buy a stock in monthly downtrend thinking it is very cheap at this price. इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको हमेशा जो बड़े फंड है उनके साथ ही इन्वेस्टमेंट्स करना है। अगर वो बाइंग की साइड पे तो आपको भी बाइंग करना है, अगर वो सेल की साइड पे तो आपको भी सेल कर देना है उस स्टॉक को दोस्तों। आपको ट्रेंड फॉलो करना है, बड़ा ट्रेंड। जो इन्वेस्टमेंट्स आप करते हैं दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, और इन्वेस्टर्स जो होते हैं ये जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, बिग बिग हैज फंड्स हैं, या जो बिग मनी है जितनी भी, या बिग बॉयज़ बोल लो, जो भी बोल लो, तो आपको उनके अगेंस्ट कभी नहीं रहना है। और वो कैसे नहीं रहना है वो मैं आपको बताता हूँ। जो कि यस बैंक की एक बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, तो वो एक फेमस स्टॉक है, बहुत लोग उसमें फंसे हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों फंसे हैं, कैसे फंसे हैं, और हमें कौन से स्टॉक्स में नहीं फंसना है और कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करने हैं दोस्तों। वो चीज़ें मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। तो आपको इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये टूल को कैसे यूज़ करना है। तो आपको सेटिंग्स में मेन ट्रेंड को हमेशा 1 मंथ पे रखना है और मंथली चार्ट ही खोलना है कोई भी स्टॉक का। और जब वो मंथली चार्ट में अप ट्रेंड आता है दोस्तों, तब आपको उसमें इन्वेस्टमेंट्स करने हैं। और वो जब तक उसमें डाउन ट्रेंड नहीं आता है दोस्तों, तब तक आपको उसमें से हटना नहीं होता है एज एन इन्वेस्टर। तो आपको ये एशियन पेंट की बात करूँ तो यहाँ पे एक जो ये अप ट्रेंड आया था दोस्तों, ये 109 का प्राइस था और आज इतना ऊपर जाके इतना गिरा, या जो भी है, आज भी अगर आप देखेंगे तो वो 109 रुपये का स्टॉक 115 रुपये का हो चुका है दोस्तों 10 साल के अंदर। तो ये होता है 14 to 15 टाइम्स प्रॉफिट दोस्तों। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इस टाइप के प्रॉफिट्स करते हैं। वो एक लंबा टाइम हॉरिजॉन होता है उनके पास, और वो अपने ट्रेंड को पकड़ के रखते हैं जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता है। और जो डाउन ट्रेंड में आ चुका है स्टॉक, उसमें से वो जल्द से जल्द एग्जिट हो जाते हैं दोस्तों। अब मैं आपको इसमें एंट्री कैसे करनी होती है वो सब भी आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपका स्टॉक सिलेक्शन कैसा होना चाहिए वो आप देख लीजिए। तो आपका स्टॉक सिलेक्शन हमेशा यही होना चाहिए, और सबसे अच्छी एंट्री तो आपको इसमें यही मिलेगी जब एक नया सिग्नल जनरेट होएगा दोस्तों। अब जैसे मैं आपको येस बैंक की बात करता हूँ। एक स्टॉक मार्केट में क्या होता है दोस्तों, जो स्टॉक्स होते हैं मार्केट में, स्टॉक्स तो उतने के उतने ही रहते हैं, लेकिन जब ये ऊपर जा रहा होता है स्टॉक, तब उसमें हमेशा आम जनता या आम ट्रेडर्स होते ही नहीं है। उसमें अच्छे अच्छे बड़े बड़े हेड फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और यही लोग कमाते हैं उसमें से। लेकिन जब वो स्टॉक गिरता है तो वो स्टॉक आपको क्या लगता है किसके पास होते हैं, ये जो बड़े फंड्स होते हैं, तब वो स्टॉक में से एग्जिट हो जाते हैं दोस्तों। और ये जो स्टॉक्स होते हैं फिर उस वक्त कहीं ना कहीं ये लोअर प्राइस पे जब आते हैं गिरते गिरते, तब हर जगह पे ये जो अननोन ट्रेडर्स होते हैं या कम नॉलेज वाले ट्रेडर्स होते हैं, जिनको ट्रेंड की नॉलेज नहीं होती है, वो बाय करते हैं ये सोच के कि 400 रुपये का स्टॉक आज 100 रुपये में मिल रहा है, क्या बुरा है, इतना सस्ता तो मिल रहा है, उससे बाय करते हैं। फिर जैसे ही दोस्तों वो 100 रुपये का स्टॉक 50 रुपये का हो जाता है, तो सोचते हैं क्या बुरा है, तो भी तो अच्छा है, 400 का स्टॉक आज 50 रुपये में मिल रहा है। ऐसे कहीं ना कहीं वो एवरेज अपनी करने की ट्राई करते रहते हैं दोस्तों। लेकिन जो एक बार डाउन ट्रेंड में आ चुका है, जब बड़े प्लेयर्स उसमें से एग्जिट हो चुके हैं, तो आप उसमें से बाय करके क्या निकाल लोगे। आपके लेने के बाद वो और नीचे जाएगा और आपका नुकसान ही होने वाला है दोस्तों। उसको बाय करने का सही टाइम ये होता है जब मंथली ट्रेंड उसका चेंज होता है और वो मंथली ट्रेंड में अप ट्रेंड में आ चुका होता है। इसका मतलब कि बड़े जो फंड्स हैं वो अब इसमें घुस रहे हैं।
तो आप भी उस वक्त उसमें घुस जाइए, और जब तक बड़े फंड्स एग्जिट नहीं होते हैं तब तक आप भी उसमें से एग्जिट मत होइए। मैं आपको हैवेल्स का चार्ट दिखाता हूँ, क्योंकि हैवेल्स में मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स भी था और थोड़े टाइम पहले मैं उसमें से एग्जिट भी हुआ हूँ। तो वो क्या था आपको सब मैं बताता हूँ। तो हैवेल्स को दोस्तों मैंने कहीं ना कहीं इस एरिया में बाई किया हुआ था 400 रुपये के आसपास, और उससे पहले मैंने हैवेल्स को इस एरिया में कहीं ना कहीं 280 के आसपास भी बाई किया था। और फिर उसमें मैंने जब प्रॉफिट कब बुक किए वो भी बताता हूँ। ये इतना ऊपर गया था, कोई टॉप मेरे हाथ में नहीं आया था दोस्तों, टॉप और बॉटम किसी के हाथ में नहीं आता है। लेकिन जब उसका मंथली ट्रेंड चेंज हुआ दोस्तों, तो इस जगह पे कहीं ना कहीं 620 रुपीज़ के आसपास में एग्जिट हुआ था हेवल्स में से, क्योंकि उसका मंथली का ट्रेंड चेंज हो चुका है। और मैंने उसमें से क्या कमाया आपको सही बताऊँ तो मेरी जो एवरेज थी वो कहीं ना कहीं 340 रुपीज़ के आसपास की थी दोस्तों। और मेरा होल्डिंग पीरियड से 340 से वो स्टॉक तो गया था ऑलमोस्ट 780 या 790 रुपीज़ या 800 रुपीज़ तक भी गया था। लेकिन कोई वहाँ पे मैं एग्जिट नहीं हुआ था, क्योंकि टॉप और बॉटम दोस्तों किसी के हाथ में आते नहीं है। लेकिन जब ट्रेंड चेंज हुआ उसका, तब कहीं ना कहीं 600 रुपये या 620 रुपये के आसपास में एग्जिट हुआ था दोस्तों उसमें से। और तो भी आप गिनेंगे तो मेरे को अच्छा खासा डबल अप मिल चुका था, वो भी खाली 3 से 3.5 साल के अंदर ही दोस्तों। तो दोस्तों ये होती है इन्वेस्टिंग, और इन्वेस्टिंग इस तरीके से की जाती है दोस्तों। अब आपको जो भी इन्वेस्टिंग करनी है दोस्तों, आपको ये मंथली टाइम फ्रेम पे इस टूल को लगा देना है और चेक कर लेना है। सब मेरे को वोडाफोन आइडिया के लिए भी बहुत पूछते हैं कि उसको बाय करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि 6-8 महीने से सब वोडाफोन आइडिया को बाय कर रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन आप देखोगे दोस्तों तो मंथली ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो जो मंथली ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में है, मतलब बड़े प्लेयर्स उसमें से एग्जिट हो रहे हैं, वो स्टॉक कहाँ जाएंगे? कोई कचरे के डब्बे में तो जाएंगे नहीं। वो लोग बेचेंगे तो कोई खरीदेगा। आपको क्या लगता है किसने खरीदा ये सब स्टॉक? जब गिरते गिरते वो नीचे आ रहा था, ये कहीं ना कहीं आम जनता ही होती है दोस्तों, कि सस्ता मिल रहा है ऐसा सोच के उसको खरीदते हैं कि ये तो एक टाइम पे 120 रुपये का स्टॉक था और आज तो देखो 50 रुपये में मिल रहा है, 40 में मिल रहा है, 30 में मिल रहा है। और जिसने 50 में लिया उसने भी नुकसान किया, 40 में लिया उसने भी नुकसान किया, 30 में लिया उसने भी नुकसान किया, और जिसने 10 रुपये में लिया दोस्तों वो भी यार लॉस में ही है, क्योंकि डाउन ट्रेंड के स्टॉक में उनने इन्वेस्टमेंट्स किया है। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर की मैं बात करूं, तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करने में लोग बहुत डरते हैं कि अरे ये तो एक टाइम पे 600 रुपये का स्टॉक था, आज 1200 का तो हो गया, अब और क्या बढ़ेगा। फिर जब 1800 का हो जाता है तो बोलो और क्या बढ़ेगा। वापस जब वो 2000 का होता है और क्या बढ़ेगा। वो कभी उसमें हिम्मत ही नहीं करते इन्वेस्टमेंट्स करने की दोस्तों। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट्स हमेशा ऐसे एक अप ट्रेंड के स्टॉक में ही करनी होती है, जो अप ट्रेंड में है वो और बढ़ता ही रहेगा। और क्या बढ़ेगा, ऐसा टॉप या बॉटम पकड़ने की ट्राई कभी मत कीजिए। उसमें आप इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, आपके इन्वेस्टमेंट लेने के बाद भी हाई प्रोबेबिलिटी यही होगी दोस्तों कि वो अप ट्रेंड में है, इसलिए वो और बढ़ता ही रहेगा दोस्तों जब तक उसका ट्रेंड चेंज नहीं होता है। तो इसे हम ट्रेंड ट्रेडिंग कहते हैं। और इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको हमेशा जो मंथली कैंडल में अप ट्रेंड में है स्टॉक्स, उसको ही सिलेक्ट करना है और उसी में इन्वेस्टमेंट्स करनी है दोस्तों। जो मंथली कैंडल में डाउन ट्रेंड में है उसमें आप बॉटम पकड़ने की ट्राई मत कीजिए, क्योंकि आपके लेने के बाद हाई प्रोबेबिलिटी वही है कि वो और गिरता ही जाएगा। तो हमारा ये जो टूल है दोस्तों, ये आपको इन्वेस्टमेंट्स में भी काम आएगा। इसको आपको मंथली कैंडल पे यूज़ करना है और इन्वेस्टमेंट्स में आपको होल्ड करना है दोस्तों। तो दोस्तों अब आ जाते हैं धीरे धीरे थोड़े एडवांस टॉपिक्स पे कि हाउ टू डू स्विंग ट्रेडिंग विद द ट्रेंड। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है दोस्तों? सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग वो होती है जिसमें आप कोई इन्वेस्टमेंट्स या कोई स्टॉक्स बाय करते हैं या सेल करते हैं और उसको पोजीशन आप होल्ड करते हैं 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने तक भी होल्ड करते हैं, 2-2 महीने तक भी होल्ड करते हैं। तो जो ये पोजिशनल ट्रेडिंग होती है उसी को स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है दोस्तों। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट ट्रेडिंग की पैटर्न्स है और मैं मैक्सिमम स्विंग ट्रेडिंग ही करता हूँ। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग भी करता हूँ लेकिन वो बहुत ही कम करता हूँ। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग मैक्सिमम करता हूँ, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों, आपको पूरा दिन चार्ट्स के सामने ग्लू होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप दिन में 1 या 2 बार भी अपने चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं और बहुत हो गया। आपको अपने ट्रेड्स को पूरा दिन मॉनिटर भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो प्रॉफिट्स होते हैं दोस्तों परसेंटेज वाइज, वो स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा ज़्यादा बड़े होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के कंपैरेटिवली। और स्विंग ट्रेडिंग कैसा है दोस्तों, वो थोड़ा स्ट्रेस फ्री टाइप का ट्रेडिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए होता है। तो दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको एक सिंपल फंडा बता देता हूँ कि आप स्विंग ट्रेडिंग करो, इंट्रा ट्रेडिंग करो या कुछ भी करो, आपको जो बड़ा ट्रेंड है उसके अगेंस्ट नहीं ट्रेड करना है। और स्विंग ट्रेडिंग में दोस्तों आपको जब होल्ड करना है 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना, तो आपको कहीं ना कहीं जो मंथली ट्रेंड है और जो बिग मनी है, म्यूचुअल फंड्स है, हेज फंड्स है, उनके अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं करना है। आपको उनकी टीम में जाके शामिल हो जाना है। वो ट्रेंड डिसाइड करते हैं अप है या डाउन है, और वो हमेशा एक अप ट्रेंड में स्टॉक जब भी नीचे से मिलता है उसको बाय करते हैं।
तो हमें भी वही करना है दोस्तों। एक अप ट्रेंड में जब कोई स्टॉक होता है और उसमें एक पुल बैक आ जाता है और नीचे से वापस हमें सस्ते से उसको खरीदने का मौका मिलता है, तब हमें भी खरीदना है, हमें उनकी टीम में जाके शामिल हो जाना है, उनके अगेंस्ट नहीं ट्रेड करना है। अब वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको चार्ट्स पे बताता हूँ दोस्तों। और दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है और हमारे टूल में क्या सेटिंग रखनी है, तो वो भी मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको जो हमारे टूल है उसमें सेटिंग्स में मेन ट्रेंड जो है उसको 1 मंथ पे रखना है, और डेली कैंडल का जो चार्ट का टाइम फ्रेम होता है दोस्तों उसे आपको यूज़ करना है। आपको डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करना है और इंडिकेटर में मेन ट्रेंड को 1 मंथ पे सेट करना है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए दोस्तों। आ जाते हैं स्विंग ट्रेडिंग पे। तो जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपको जो मंथली टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है मेन ट्रेंड के अंदर, सेटिंग्स में जाना है इंडिकेटर के और मेन ट्रेंड को हमेशा 1 मंथ पे रखना है। और 1 मंथ का आप जब चार्ट खोलेंगे दोस्तों तो आपको ये मंथली जो ट्रेंड है उसका दिखाएगा हमारा ये इंडिकेटर। आपको कभी भी इसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है। अगर ये अप ट्रेंड में है, ग्रीन में है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाई करना है, सेल कभी नहीं करना है इस स्टॉक को। और वो कैसे करते हैं वो भी आपको बताता हूँ। तो आपको अब आ जाना है डेली चार्ट्स पे। और दोस्तों इसमें क्या फंडा, ये लाइन कैसे चलती है मैं आपको वो भी थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों आप ये लाइन देखेंगे ना, तो ये लाइन जैसे चल रही है, इधर आप देखेंगे तो ये कैंडल्स का मूवमेंट आपको अलग दिखेगा। और यही चीज़ अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे दोस्तों, तो ये वही कैंडल्स हैं। इधर अगर उसको टच कर रहा था लाइन को तो ये वही एरिया है। और एग्जैक्टली ये जो टाइम फ्रेम पे जो प्लॉट हो रहा है दोस्तों, तो उस वक्त मंथली टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेंड था वो आपको बहुत ही एक्यूरेटली बताएगा दोस्तों। अब इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है मैं आपको वो बताता हूँ। इसमें हमें सपोर्ट के लिए कहीं ना कहीं एक और अगर इंडिकेटर प्लॉट करना हो अपने चार्ट पे, तो हम EMA को प्लॉट करेंगे दोस्तों, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इधर आपको इंडिकेटर्स में ऊपर जाना है और इधर सर्च में आप EMA टाइप करेंगे तो सबसे पहला ही आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। उसे क्लिक करेंगे और इस विंडो को क्लोज कर देंगे। और EMA के सेटिंग्स में जाके हमें इनपुट में 200 कर देना है। ये मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ 200 की EMA को यूज़ करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एज अ सपोर्ट रेसिस्टेंस वर्क करता है कहीं ना कहीं मार्केट में। और हमारे टूल के साथ हमें इसे भी यूज़ करेंगे साथ में, तो कहीं ना कहीं हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है दोस्तों। इसको मैं थोड़ा थिक कर देता हूँ, इसकी जो लाइन है। अभी आप देखेंगे दोस्तों जो ऑरेंज लाइन है वो 200 डे की मूविंग एवरेज है। तो जब एक अप ट्रेंड में होता है स्टॉक तो वो कहीं ना कहीं 200 डे की मूविंग एवरेज के आसपास आके सपोर्ट लेके वापस से बाउंस बैक होते रहता है। तो हमें इस स्टॉक को कभी भी सेल नहीं करना है, क्योंकि ये मंथली में अप ट्रेंड में है दोस्तों। जिसने भी इसको सेल करके होल्ड किया है उसने हमेशा पैसा तोड़ा है। बाय करके होल्ड करने वाला हमेशा सुखी रहता है इसमें दोस्तों। तो एज अ स्विंग ट्रेडर, जब जब आपको मंथली अप ट्रेंड में वो स्टॉक है और थोड़ा सा एक अच्छा पुल बैक आता है और नीचे से बाय करने की वापस से अपॉर्चुनिटी मिलती है 200 डे के EMA के आसपास से, तो आपको उसे बाय करना चाहिए। उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो वापस से अप जाएगा दोस्तों। और जब ये ऊपर जाने के बाद ये बाय का सिग्नल आता है दोस्तों, तब आपको बाय नहीं करना है, क्योंकि 200 डे की मूविंग एवरेज से वो थोड़ा दूर हो चुका है। आपको वेट करना है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा पुल बैक आए और 200 डे की EMA जो है ये उसके आसपास से कहीं आपको जब बाय का सिग्नल मिलेगा दोस्तों, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी सिग्नल होएगा और उसके बाय करने के बाद मार्केट में जो मूवमेंट आएगा वो बड़ा आएगा। तो हमें इस टाइप के मूवमेंट्स कैप्चर करने की ट्राई करनी है दोस्तों। अब वापस से आप देखेंगे दोस्तों तो ये ऊपर जाने के बाद वापस पुल बैक्स लेता है और कहीं ना कहीं ये 200 डे की EMA के पास इधर अगर आपको बाय सिग्नल मिला, आपने बाय किया, एक स्टॉप लॉस होएगा शायद, क्योंकि अपोजिट सिग्नल आ गया तो आप अपना स्टॉप लॉस बुक कर लेंगे। दोबारा से नीचे से आपको बाई करने की अपॉर्चुनिटी मिली, आपने बाई किया और धीरे धीरे वापस से वो स्टॉक दोस्तों ऊपर ही जाता है, वापस गिरता है। 200 डे की EMA के आसपास जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है बाई करने की, आप उसे बाई करेंगे तो वो धीरे धीरे स्टॉक वापस से ऊपर ही जाएगा दोस्तों। और सेम इस तरीके से दोस्तों जब ये 200 डे की EMA के आसपास वापस से आता है पुल बैक लेके और आपको बाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाई कीजिए, वो वापस से आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगा। लेकिन काफ़ी बार ऐसा भी होएगा कभी कभी दोस्तों कि वो 200 डे की EMA के पास भी आएगा और इतना वॉलेटाइल मूव होएगा कि आपको जब बाई का सिग्नल मिलेगा दोस्तों तो वो 200 डे की EMA से काफ़ी दूर हो चुका होगा स्टॉक। इधर आपको इसमें बाई का सिग्नल मिला, इसलिए इतना जब वो दूर हो जाता है 200 डे की EMA से दोस्तों, तब आप उसको इग्नोर कर लीजिए, उस बाई के एक सिग्नल को छोड़ दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। क्योंकि एक जो बड़ा मूव आना था वो आ चुका है ऑलरेडी, तो अब आप इसमें इन्वॉल्व होंगे तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी जगह अंदर बची नहीं होती है दोस्तों। और अब कुछ और स्टॉक्स भी एनालाइज करते हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस है।
तो बजाज फाइनेंस का सबसे पहले आप मंथली चार्ट खोल के देखेंगे दोस्तों, तो ये कंटिन्यूस हमेशा एक मंथली ट्रेंड में अप ट्रेंड में ही था, और ये एक बहुत बड़ा फॉल आया है जो अभी कोरोना वायरस को लेके आया है। इस टाइप के नॉर्मली फॉल्स मार्केट में बहुत कम आते हैं और इस टाइप के मूवमेंट्स होती नहीं है। ये जो अभी चार्ट्स पे हम देख रहे हैं ये टोटली नया ही है, और आप ये देख सकते हो, समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टेरर है कोरोना वायरस का फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर, इसके लिए ही ऐसा हुआ है। बाकी रेगुलर जो फाइनेंशियल मार्केट्स चलते हैं, मैं आपको वो सिखाऊंगा कि रेगुलरली मार्केट्स कैसे चलते हैं, क्योंकि ये चीज़ ज़िंदगी में हमेशा नहीं होने वाली है, पर ये चीज़ ज़िंदगी में दोस्तों हमेशा होती ही रहेगी। तो अब हम डेली चार्ट्स पे आ जाते हैं दोस्तों। तो अब आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस का स्टॉक हमेशा कंटिन्यूसली एक मंथली अप ट्रेंड में ही था दोस्तों। तो जब जब ये 200 डे की ईएमए के आसपास आपको बाई के सिग्नल्स मिलते हैं, आप उसको बाय करके होल्ड कीजिए दोस्तों, वो ऊपर जाएगा। वापस से धीरे धीरे पुल बैक लेता हुआ वो कहीं ना कहीं 200 डे की ईएमए के आसपास आएगा। 200 डे की ईएमए के आसपास जो आपको बाई के सिग्नल्स मिलेंगे दोस्तों, वो सबसे अच्छे सिग्नल्स होते हैं, उसको आप फॉलो कीजिए। एक बड़ा प्रॉफिट आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। वापस से ऊपर जाता है और ये बहुत बड़ा पुल बैक आता है, और जो टॉप और बॉटम पकड़ने वाले दोस्त होते हैं हमारे जो मार्केट में, वो यही सोच लेते हैं ये बजाज फाइनेंस का टॉप बन चुका है, इतना गिर गया, अब तो ये और गिरेगा, गिरता गिरता नीचे ही आता रहेगा और इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है। पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, हमें उस जगह पे वेट करना है कि दोबारा से उसमें एक बाय का सिग्नल जनरेट हो और हम बाय करेंगे और वो धीरे धीरे वापस से ऊपर जाएगा दोस्तों। अब ये जो पुलबैक्स हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको ट्रेंड के जो 3 बड़े सीक्रेट्स है वो बता ही चुका हूँ कि हर एक टाइम फ्रेम पे पुलबैक्स आते ही हैं। एक्चुअली मंथली टाइम फ्रेम पे जो स्टॉक्स होते हैं वो चल रहे होते हैं अप या डाउन, लेकिन उसके जो पुलबैक्स है आपको डेली के टाइम फ्रेम पे मिलेंगे दोस्तों, ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। जैसे ये वापस से गिरा, इधर बाय का सिग्नल जनरेट हुआ, वापस से ये स्टॉक ऊपर जाता है दोस्तों, क्योंकि वो मंथली अप ट्रेंड में है। तो आपने चाहे वो इधर बाई किया, इधर बाई किया, इधर बाई किया, इधर बाई किया, वो लास्ट में तो घूम फिर के ऊपर ही जाता है, क्योंकि आपने जो स्टॉक का सिलेक्शन किया है वो मंथली अप ट्रेंड के स्टॉक का सिलेक्शन है। तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे वो पुल बैक लेगा और वापस से ऊपर ही जाएगा दोस्तों। और ये कोई मैं आपको इंडिया के स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये दुनिया में हर जगह ये ही नियम फॉलो होते हैं। मैं आपको चाहिए तो कुछ वर्ल्ड के दूसरे यूएसए के स्टॉक मार्केट के भी कोई स्टॉक की बात कर लेते हो, चलो एप्पल की बात कर लेते हैं, जो फेमस स्टॉक्स है, ऐसे स्टॉक्स की बातें करते हैं तो क्या सबको मज़ा भी आती है और ऐसा सुना सुना है वो भी लगता है दोस्तों। तो ये दोस्तों एप्पल का चार्ट है, मैं मंथली चार्ट दिखा देता हूँ। ये यूएसए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का चार्ट है एप्पल का। तो आप देखेंगे दोस्तों तो इस जगह से मंथली अप ट्रेंड शुरू हो चुका था एप्पल का, और उसके बाद वो धीरे 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 ऊपर ही गया। लेकिन वो सीधे लाइन में ऊपर नहीं जाते स्टॉक्स दोस्तों, वो बार बार पुल बैक्स आते ही हैं। ये ट्रेंड का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, लेकिन उससे आप उसको कभी भी ऐसे जज मत कीजिएगा कि ये बहुत बढ़ गया, अब ये टॉप आ चुका है और यहाँ से वो ट्रेंड चेंज होगा। ट्रेंड चेंज होने का वेट कीजिए, फिर अपने जजमेंट दीजिए कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। पहले से अगर आप जजमेंट्स लेंगे तो दोस्तों आपको ट्रेडिंग में पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो अप ट्रेंड का स्टॉक है जिसमें ऐसे जजमेंट लिए तो उसने ये बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी मिस कर ली, फिर वापस से इधर नीचे से अपॉर्चुनिटी मिलती है, इधर से नीचे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, इधर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है दोस्तों, इधर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और वो इतना सब जब गिर जाता है दोस्तों, तब इधर एक बार स्टॉप लॉस हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा से अगर आपने हिम्मत की बाई करने की तो देखिए फिर वो धीरे धीरे ऊपर ही जाता है, क्योंकि वो एक मंथली ट्रेंड में अप ट्रेंड में है। और इस बार भी एप्पल का स्टॉक गिरा है, तो यहाँ से वापस जैसे ही ये बाई की सिग्नल आएगी ऊपर की तरफ, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होएगी और ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि वो और ऊपर ही जाएगा दोस्तों। तो ये एक टाइप का ट्रेडिंग होता है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये दुनिया के कोई भी जगह पे आप चले जाए ऐसे ही होता है। ये एप्पल को चार्ट को छोड़िए, मैं आपको कोका कोला का चार्ट दिखाता हूँ। मैंने भी आज तक देखा तो नहीं है, अचानक अभी ऐसा मुंह पे आ गया। कोका कोला, ये रहा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कोका कोला। तो ये देखेंगे दोस्तों, तो ये थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है, लेकिन इसमें भी हो क्या रहा है आप देखेंगे ना, तो वही चीज़ है कि ये मंथली ट्रेंड में इस जगह से पूरा ये अप ट्रेंड में। तो इधर आप डेली टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे क्या हुआ था इसमें, तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी इसमें बहुत हाई है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं उससे तो दूर ही रहने का, क्योंकि आपको पैसा कमाने से मतलब है। जो सिंपल ट्रेंड पकड़ के चल रहे हैं उसमें से कमाइए, लेकिन इसमें भी अगर आपको कमाना है तो आप पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए। जितनी बार भी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ आई थी उसमें सब में अगर आपने इन्वॉल्वमेंट लिया होता दोस्तों, तो कुछ ना कुछ तो आपको कमाने को ही मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ट्रेंड के साथ थे तो आपके विन रेशियो वाले स्टॉक्स, विन रेशियो वाले जो ट्रेड्स है वो ज़्यादा ही होते
लॉस के ट्रेड से दोस्तों। तो इस तरीके से ट्रेंड ट्रेडिंग की जाती है। और ये कोई खाली स्टॉक मार्केट की बातें भी नहीं है, मैं आपको फॉरेक्स मार्केट की भी बात करता हूँ दोस्तों। चलिए, जो वर्ल्ड में, या गोल्ड की बातें कर लेते हैं, कमोडिटी मार्केट की। tradingview.com पे दोस्तों इंडिया के कमोडिटी के तो कोई चार्ट्स अवेलेबल नहीं है, पर इंटरनेशनल जो गोल्ड है हम उसकी बात करते हैं। तो ये इंटरनेशनल गोल्ड का चार्ट है दोस्तों। तो पहले हम इस पे आ जाते हैं। ये जो इतना बड़ा एक मंथली का अप ट्रेंड चल रहा था, तो उस वक्त आप देखेंगे दोस्तों तो क्या सीनेरियो था, उस पे आते हैं। थोड़े पीछे चले जाते हैं चार्ट्स पे। तो दोस्तों ये वो सीनेरियो, वो टाइम है जब गोल्ड मंथली ट्रेंड में, अप ट्रेंड में था। तो जितनी बार भी नीचे से बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिली, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ में पैसा मिलता ही है दोस्तों। जैसे इधर अपॉर्चुनिटी है, इधर है, इधर है। जितनी बार भी 200 मूविंग एवरेज के आसपास कहीं ना कहीं बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है दोस्तों, तो वो वहाँ से अप ही जाता है। और जिसने भी इसको सेल करके होल्ड किया कि भाई ये गोल्ड बहुत बढ़ गया है, यहाँ से ऐसे गिरेगा, तो उनका सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है दोस्तों, और कुछ नहीं होता है। और सेम उसी तरीके से ये गोल्ड का अगर आप चार्ट देखेंगे दोस्तों, मैं आपको बिना डेली के चार्ट को खोले बिना ही आपको बता देता हूँ कि ये जब मंथली में डाउन ट्रेंड में था दोस्तों, तो ये सब उसके पुल बैक्स थे। और यहाँ पे सेल करने वाले लोगों ने पेट भर के पैसा कमाया ही है दोस्तों। और अभी की भी सिनेरियो बात करें तो गोल्ड यहाँ से मंथली अप ट्रेंड में आ चुका है 2019 जनवरी से। और उसका आप डेली का चार्ट खोल के देखेंगे दोस्तों, तो उसमें क्या पैटर्न बना है। तो जैसे ही ये दोस्तों मंथली में अप ट्रेंड में आ चुका है, तो इधर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, इधर एक बाइंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ से बाई किया तो काफ़ी ऊपर गया। अब ट्रेंड ट्रेडिंग में हमें दोस्तों फ़ायदा क्यों होता है और कैसे होता है वो बताता हूँ। अगर आपका खाली 50% भी विन रेशियो हो जाता है, तो भी आप बहुत पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। वो क्यों आपको बताता हूँ। क्योंकि आपका जब स्टॉप लॉस होता है दोस्तों, कि आपने सपोज़ कीजिए यहाँ पे बाई किया और थोड़ा ऊपर जाके वापस से ट्रेंड रिवर्स हो गया, तो आप चार्ट पे देखेंगे तो आपका खाली 1% का ही लॉस हुआ। लेकिन सेम ऐसे ही जब आप एक अच्छा ट्रेड पकड़ लेते हैं और इधर आपने बाई किया, तो सीधा जब प्रॉफिट होता है दोस्तों, हम तो इसके सेल के सिग्नल कब है उस पर मैं रखता हूँ, क्योंकि बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम हाफ वे अच्छे प्रॉफिट देख के बुक कर लेते हैं, पर सीधा 16% का प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों एक तरफ आपको खोने के लिए 1 या 2 टका है और पाने के लिए 16% है। ये गोल्ड का चार्ट है, इसलिए इसकी वॉलेटिलिटी कम होती है। आप स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो शायद आपके स्टॉप लॉस 5 या 7% के होंगे, लेकिन उसके सामने प्रॉफिट करने की अपॉर्चुनिटी हमेशा 10 या 15% की भी इजीली होती है दोस्तों। तो जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको फॉरेक्स की भी कुछ बात करता हूँ। यूरो यूएसडी की बात कर लेते हैं। यूरो यूएसडी एक बहुत फेमस पेयर है, और फॉरेक्स मार्केट क्या दुनिया का बहुत ही बड़ा वॉलेटाइल मार्केट है दोस्तों। लेकिन आप अगर मंथली चार्ट्स खोल के देखेंगे तो यूरो यूएसडी एक डाउन ट्रेंड में यहाँ से क्लियरली दिखता ही है दोस्तों मंथली चार्ट पे। और वो कितना भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है, लेकिन लास्ट में वो जाता नीचे है, क्योंकि जो बड़ा ट्रेंड होता है दोस्तों वही फॉलो होता है। और जो छोटे टाइम फ्रेम के जो ट्रेंड्स होते हैं उसकी हाई प्रोबेबिलिटी ये होती है कि वो बड़े टाइम फ्रेम के जो स्टॉक्स हैं या जो बड़े टाइम फ्रेम के इंस्ट्रूमेंट्स है उसको ही फॉलो करेंगे दोस्तों। जो छोटा टाइम फ्रेम है वो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करता है, इसलिए आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को चेक करना है और बड़े टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में ही आपको ओपन करनी है अपनी पोजीशंस। जैसे मैं आपको येस बैंक की भी बात की थी मैंने, तो येस बैंक की बात करूँ दोस्तों तो सब इन्वेस्टर्स बहुत फंसे हैं उसमें बाय करके। लेकिन एक्चुअली वो एक डाउन ट्रेंड में था, वो तो सबको पता, हमें पता ही था। अगर ये टूल आपके पास उसको होता तो आपको ही पता था, आप उसमें बाय करके नहीं फंसते। इनफैक्ट ये जो सेल करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें अगर आपने अपॉर्चुनिटीज़ ली होती तो कहीं ना कहीं कुछ कमाया ही होता, गवाया तो कभी कुछ नहीं होता दोस्तों। मैं आपको आइडिया का भी चार्ट बताता हूँ, क्योंकि आइडिया में तो पर्सनली मैंने भी काफ़ी सेल के ट्रेड्स ओपन किए थे और कमाए भी है उसमें। तो वो भी एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो उसमें भी हमेशा एक पुल बैक्स आते हैं और वो नीचे जाता है, पुल बैक्स आते हैं और वो लास्ट में नीचे ही जाता है। और जो ट्रेंड के डायरेक्शन के मूव्स होते हैं दोस्तों वो बड़े होते हैं, पुल बैक्स हमेशा छोटे होते हैं। तो ट्रेंड के साथ ट्रेड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें यही मिलता है कि हमें जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं और जो बड़े ट्रेड्स होते हैं वो बहुत ईजीली मिल जाते हैं दोस्तों। मैं आपको आईबुल की भी बात करता हूँ, क्योंकि आईबुल में भी मैंने काफ़ी ट्रेड किया है पिछले 1-2 साल में। जब से वो डाउन ट्रेंड में आया है मैं भी कहीं ना कहीं उसे सेल करने के लिए पीछे नहीं हटा हूँ, काफ़ी ट्रेड उसमें ओपन किए।
और ये जगह पे आप देखिए सेल की अच्छी अपॉर्चुनिटी, कितने पैसे कमाने को इजीली मिलते हैं। इधर भी लास्टली मैंने सेल किया था, मैंने इसका वीडियो बना के भी डाला था उस पर यूट्यूब पे, जिसमें मुझे कुछ शायद 1.5 या पौने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था एक स्विंग ट्रेड में आईबुल के। तो दोस्तों वो ऐसे ही होते हैं, ये सब जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो ट्रेंड के डायरेक्शन में ही मिलती है। आपको स्विंग ट्रेड करना है तो आपको जो बड़ा ट्रेंड है वो देखना है। जब इसका बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव था तब आपको ये बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ में ही खाली इन्वॉल्वमेंट लेना है और सिर्फ बाई करना है। और जब आपको सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है स्विंग ट्रेड में तो आपको डाउन ट्रेंड में है तो ही उसको सेल करना है, वरना नहीं करना है दोस्तों। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है, इसे हम ट्रेंड ट्रेडिंग कहते हैं और इसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं दोस्तों। और जब हम ये काम करते हैं इसे हम डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं, इसके लिए हम इसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारी पोजीशन 10-20 दिन 25 दिन तक हम होल्ड करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं इस टॉपिक पे कि स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट्स हम कैसे रखेंगे जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो आइए अब वो भी हम समझते हैं। दोस्तों इसमें स्टॉप लॉस जो रखने का और जो टारगेट रखने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि सपोज कीजिए आपने सेल किया है इधर, और सेल करते ही तुरंत ही अपोजिट कैंडल आ जाती है, जैसे इधर तो नहीं आई थी तो आपको कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, इधर भी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, इधर भी नहीं हुआ, इधर नहीं हुआ। लेकिन ऐसे भी वक्त आते हैं जब आपने सेल किया वापस से आपको बाय का सिग्नल आ जाता है, अपोजिट सिग्नल। तो दोस्तों वो एरिया ऐसा होता है कि जहाँ कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस बुक हो चुका है। अब ये क्या एक्चुअली एक साइडवेज मार्केट था, इसलिए स्टॉप लॉस होते हैं साइडवेज मार्केट में जल्दी। जब एक ट्रेंडिंग फेज चल रहा होता है तब आपको बहुत ईजीली और बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स मिलेंगे दोस्तों। लेकिन जैसे आप इधर भी देखेंगे तो आपने वापस सेल किया और इधर एक अपोजिट सिग्नल आ गया था, तो कहीं ना कहीं हमें स्टॉप लॉस करना पड़ता है दोस्तों। भले ही मंथली ट्रेंड डाउन है, वो घूम फिर के नीचे आएगा, हमें यही पता है। लेकिन अगर यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया तो हम एक बहुत बड़ा नुकसान करने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए जब अपोजिट कैंडल्स आ जाती है दोस्तों, अपोजिट सिग्नल आता है, तब आप एक बार स्टॉप लॉस कर लीजिए। फिर दोबारा से आपको जब चांस मिलता है वापस से आप सेल कीजिए, और फिर उसके बाद आपको जैसे ही मार्केट एक ट्रेंडिंग फेज में आएगा तो एक अच्छा प्रॉफिट दे देगा और पुराने स्टॉप लॉस भी आपके कवर अप हो जाएंगे और बड़ा प्रॉफिट भी हो जाएगा दोस्तों। तो एक ये तरीका होता है स्टॉप लॉस करने का, अपना स्टॉप लॉस को डिसाइड करने का, कि जब अपोजिट सिग्नल आएगा तब आप उसमें स्टॉप आउट हो जाइए। और एक जो दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कि वो ये है कि आपने अगर यहाँ सेल किया है तो उसके जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसके ऊपर आप कहीं स्टॉप लॉस रख सकते हैं। या सपोज कीजिए आपने इस कैंडल पे इधर सेल किया तो इसका जो प्रीवियस हाई था इस कैंडल के ऊपर आप कहीं ना कहीं अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। जैसे इस ट्रेड में ये एक स्विंग हाई था तो इसके ऊपर इस एरिया में कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं दोस्तों, कि अगर ये ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हुआ और ये सीधा शूट अप होता है तो आपका स्टॉप लॉस उस एरिया में ट्रिगर हो जाता है दोस्तों। तो स्टॉप लॉस रखने के दो तरीके होते हैं, या तो आप अपोजिट कैंडल पे स्टॉप लॉस कर दीजिए, या उस एरिया का जो स्विंग हाई होता है दोस्तों उसको आपको एज अ स्टॉप लॉस यूज़ करना है। स्विंग हाई जो मैं बोल रहा हूँ आपको और क्लियरली मैं बताता हूँ, जब एक स्टॉक ऐसा डाउन ट्रेंड में होता है तो ऐसे स्विंग करते करते नीचे जाता है दोस्तों। तो ये जो स्विंग बनती है आपको सेल करने का कभी टॉप या बॉटम पे तो चांस मिलेगा नहीं, टॉप और बॉटम किसी के हाथ में आता नहीं, आप कहीं ना कहीं उसको इधर ही ट्रेंड पकड़ेंगे। और इसके ऊपर का जो एरिया है दोस्तों, इसका जो हाई है वो भी अगर क्रॉस हो जाता है तो उसे स्विंग हाई बोलते हैं। स्विंग हाई ब्रेक होने के बाद आपको अपना स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए, या तो अपोजिट कैंडल पर रखना चाहिए। ये दो तरीके हैं स्टॉप लॉस करने के। अब आ जाते हैं प्रॉफिट बुकिंग में, कि प्रॉफिट बुकिंग हमें कैसे करना है दोस्तों। तो प्रॉफिट बुकिंग में ऐसा है कि प्रॉफिट बुकिंग करने के भी दो तरीके, या तो आप जब अपोजिट कैंडल आती है तब तक आप ट्रेड में बैठे रहिए, अपोजिट कैंडल आएगी तब आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ट्रेड में बैठे रहिए, जब अपोजिट कैंडल आएगी तब आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो उससे क्या होएगा कि बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि आपके छोटे प्रॉफिट्स कहीं ना कहीं चले जा रहे हैं, लेकिन जब एक अच्छा ट्रेंड आपको मिल जाएगा दोस्तों तो वो एक साथ ही इतना प्रॉफिट आपको कवर अप करके देगा कि उसकी कोई गिनती होएगी नहीं। जो छोटे छोटे आपको लगेगा कि इतना नीचे तक गया था और मेरा प्रॉफिट चला गया वापस। तो ये एक तरीका है प्रॉफिट बुक करने का। और सेकंड तरीका है दोस्तों अपना रिस्क रिवॉर्ड देख लीजिए। अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड पे काम किया और आपको 1:2, 1:1.5 या 1:2.5, आप जिस रिस्क रिवॉर्ड पे खुद से आप काम करते हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो अटेन हो जाता है, वो अचीव हो जाता है टारगेट आपका, तो आप अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिए। क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है ट्रेडिंग करने का, कि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना मेंटेन रखते हैं और आप 60-65% ट्रेड्स में विन होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप पैसे कमाने लग जाएंगे दोस्तों। तो ये दो तरीके होते हैं, या तो अपना रिस्क रिवॉर्ड आप मैच कीजिए या कहीं ना कहीं अपोजिट कैंडल्स पे एग्जिट होइए। ये प्रॉफिट भी इस तरीके से बुक होते हैं और स्टॉप लॉस भी इसी तरीके से होता है कि स्विंग हाई या स्विंग लो पे आप अपना लॉस को बुक कर लीजिए, या आपका अपोजिट कैंडल आने पे स्टॉप लॉस कर लीजिए। जैसे अगर यही जब इंडिया हाउस
जब अप ट्रेंड में था दोस्तों, तो अगर आपने नीचे से उसको बाई किया होता अप ट्रेंड में इस जगह पे, तो आपको अपोजिट कैंडल पे या तो अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देना है, या उसका जो स्विंग लो था, उस स्विंग का ये एरिया लो था, तो उसके लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर लीजिए और अपना प्रॉफिट टारगेट के लिए आप अपोजिट कैंडल का वेट कर सकते हैं। वो अपोजिट कैंडल में ऐसा होगा बहुत बार कि अच्छे प्रॉफिट्स आए हैं और चले जाएंगे, इसलिए आप अपना रिस्क रिवॉर्ड देख लीजिए। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड आप देखेंगे इधर से दोस्तों, तो इधर से आपने जो बाई किया और आपका जो रिस्क था वो 6% था, और ये ऊपर गया था ऑलमोस्ट 20% तक। तो 1:3 का रेशियो भी आपका अटेंड हो चुका है दोस्तों। तो 1:2, 1:2.5 या 1:1.5, आप जैसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना स्ट्रेटेजी में मेंटेन रखेंगे वो आपके ऊपर है, और उस तरीके से आप अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर बहुत बार ऐसा होता है कि आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं हुए, आपने बाई किया, वेट कर रहे हो, उससे पहले फिर वापस से सिग्नल चेंज हो जाता है, तो आपको थोड़े प्रॉफिट्स लेके या थोड़ा लॉस लेके भी पोजीशन एग्जिट कर लेनी चाहिए, ये सजेस्टेड है दोस्तों। अब दोस्तों आ जाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग पे, कि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। तो मैंने आपको जो स्विंग ट्रेडिंग में बताया दोस्तों, ये सेम रूल्स अप्लाई होते हैं, खाली टाइम फ्रेम चेंज होता है दोस्तों। उसमें हम मंथली को एज अ मेन ट्रेंड कंसिडर करते हैं, पर इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हम जो डेली कैंडल होती है और जो डेली ट्रेंड्स होते हैं उसको हम एज अ मेन ट्रेंड कंसिडर करते हैं, और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करते हैं दोस्तों। कभी कभी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम भी करते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट ज़्यादातर 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ही करूँगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं ट्रेंड की एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे थोड़ी वॉलेटिलिटी भी और ट्रेंड दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो बहुत बार बहुत अच्छे परफेक्ट सिग्नल्स नहीं मिल पाते हैं। पर कई बार जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो हमें सिग्नल्स थोड़े अर्ली मिल जाते हैं और जल्दी मिल जाते हैं। पर मैं सजेस्ट आपको 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ही करूँगा ज़्यादातर केस में दोस्तों। तो इसमें भी हमें यही करना है कि जो बड़ा ट्रेंड है उसके अगेंस्ट नहीं ट्रेड करना है, और उसके साथ ही ट्रेड करना है। जो छोटे छोटे पुल बैक्स आते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, हमें वेट करना है, और ट्रेंड के डायरेक्शन में जब मूव कंटिन्यू होता है तब उसमें हमें ज्वाइन हो जाना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं पहले तो आपको टाइम फ्रेम क्लियर कर देता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करना है चार्ट के ऊपर, और जो इंडिकेटर में सेटिंग्स है उसमें मेन ट्रेंड को आपको 1 डे पे सेट करना है। 1 डे का जो ट्रेंड है वो आपको एज अ मेन ट्रेंड रखना है, और 30 मिनट्स का जो चार्ट है उसको यूज़ करना है। आप 15 मिनट्स के चार्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा एक्यूरेसी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही मिलेगी दोस्तों। दोस्तों ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम चार्ट देख रहे थे, जिसमें कि मंथली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होती है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है ना दोस्तों, ये डेली का जो टाइम फ्रेम है ना उसको हम अपना मेन टाइम फ्रेम बना देते हैं, और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम कहीं ना कहीं पुल बैक्स ढूंढते हैं, और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी ढूंढते हैं अगर आपको ढूंढना है तो, लेकिन उसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी इन्वॉल्व रहेगी। आपको कई बार उसमें एंट्री जल्दी मिल जाएगी, लेकिन उसके सामने एक्यूरेसी कम मिलेगी। इसलिए आप जो भी फॉलो करते हैं, या तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं तो हमेशा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम को फॉलो कीजिए, कंफ्यूज मत होइए, या 30 मिनट्स का फॉलो करते हैं तो उसी को फॉलो कीजिए, कंफ्यूज मत होइए। आपको दोनों मिक्स नहीं करना चाहिए दोस्तों, किसी भी एक टाइम फ्रेम में आपको अपनी मास्टरी गेन करनी है, क्योंकि बहुत बार आपके 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉसेज हिट होंगे, लेकिन उसके सामने बहुत बार आपको बड़े बेनिफिट्स भी होंगे, क्योंकि एंट्रीज आपको अर्ली मिलेगी। तो सेम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपको स्टॉप लॉस कम हिट होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एंट्री थोड़ी सी लेट मिलेगी, इसलिए प्रॉफिट भी थोड़े कम हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपको खुद डिसाइड करना है चार्ट की वॉलेटिलिटी देख के कि आपको कौन सा सूटेबल लगता है। अब उसे कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको। ये 200 का जो EM है वो तो जो प्लॉटेड है वो रहने ही देना है, और हमारा जो टूल ट्रेंड ट्रेडर्स करंट टूल का इंडिकेटर है उसके सेटिंग में जाना है, और मेन ट्रेंड को 1 डे कर देना है। और अब आपको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाना है, और आपको देखना है दोस्तों। तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप जब देखेंगे कि ये ऊपर का जो मेन ट्रेंड है वो नेगेटिव है, बेरिश है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आपको ये जो अप ट्रेंड के सिग्नल आते हैं उसको इग्नोर करने हैं, और डाउन ट्रेंड के सिग्नल्स जो आते हैं दोस्तों उसमें ही कहीं ना कहीं अपनी ट्रेडिंग करनी है। या अप ट्रेंड के सिग्नल को इग्नोर करना है, डाउन ट्रेंड के सिग्नल में आपको ट्रेडिंग करनी है, और वापस से डाउन ट्रेंड के सिग्नल में ही ट्रेडिंग करनी है। जैसे मैं बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। अब आप देख रहे हैं कि जो डेली ट्रेंड है वो डाउन है, तो आपको कभी टॉप और बॉटम पकड़ने की ट्राई नहीं करनी है। जब आपको सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है तब उसमें आपको सेल करना है, और उस तरीके से ही ट्रेडिंग करनी है दोस्तों। ये सेल की अपॉर्चुनिटी मिली तो करनी है, ये बाई की अपॉर्चुनिटी में आपको बाय नहीं करना है। ये वापस से जब सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको सेल करना है, ये बाई की अपॉर्चुनिटी में बाय नहीं करना है, सेल की अपॉर्चुनिटी में आपको सेल करना है दोस्तों। तो आपको जो बड़ा ट्रेंड है उसी को फॉलो करना है। सेम ऐसे ही जब बैंक निफ्टी पहले अप ट्रेंड में चल रहा था इधर, तो इसमें आपको जब अप ट्रेंड चल रहा है दोस्तों,
तो आपको सेल नहीं करना है, आपको सिर्फ ये नीचे से जब बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको आप बाय कीजिए, इंट्राडे में क्लोज कर लीजिए। अगर आपको ट्रेंड कंटिन्यू दिख रहा है तो आप 1 दिन 2 दिन पोजीशन होल्ड भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको बेनिफिट ही होगा। ज़्यादातर केस में कोई इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक अप ट्रेंड में बाई किया है और एक अच्छे प्राइस से नीचे पुल बैक ढूंढ के 30 मिनट्स की कैंडल पे आपने एंट्री की है और फिर आप उसके प्रॉफिट जल्दी बुक करें या थोड़ा होल्ड करके और बड़े प्रॉफिट भी ले सकते हैं। इट्स अप टू यू दोस्तों, क्योंकि जो प्योर इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं उनको ऐसा होता है कि नहीं हमें तो 3:15 बजे पोजीशन क्लोज करके घर चले ही जाना है बिना कुछ टेंशन के, तो वो अपने पोजीशन कम प्रॉफिट में भी क्लोज कर सकते हो। जिनको ऐसा होता है कि 1-2 दिन होल्ड करना भी पड़ा तो कोई बात नहीं, हमारे पास मार्जिन भी सफिशिएंट है, हम होल्ड कर सकते हैं, तो वो अपनी पोजीशन को 1-2 दिन होल्ड भी कर सकते हैं। तो उसमें 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े बेनिफिट ज़्यादा भी कभी लेके आते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आपको सेल नहीं करना है। जब एक अप ट्रेंड का स्टॉक है या अप ट्रेंड का इंडेक्स है, जब भी जो डेली ट्रेंड है वो अप चल रहा है, तो आपको खाली बाइंग की अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है, सेल की अपॉर्चुनिटी में नहीं पड़ना है। आपको इधर बाई की अपॉर्चुनिटी है, आपका स्टॉप लॉस भी हिट होएगा, ऊपर जाके वापस गिर गया, आपको लगेगा ये तो प्रॉफिट जो आया था वो भी थोड़ा चला गया, कोई बात नहीं, एग्जिट हो जाइए। वापस उसको जब नीचे से पुल बैक आके आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोस्तों, वो बाई कीजिए, एक बड़ा प्रॉफिट आपको मिलेगा दोस्तों इस तरीके से। तो कॉन्सेप्ट सेम है, मैं आपको ड्राइंग करके भी बता देता हूँ। चार्ट पे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही लिया है, मैं आपको एक ड्राइंग करके भी बता देता हूँ दोस्तों, कि जब कोई भी हमारा स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों या इंडेक्स, आपको उसमें ऐसे वेव्स कहीं ना कहीं दिखते रहेंगे चार्ट पे, उसमें आपको हमेशा बाई की अपॉर्चुनिटी ही सर्च करनी है, सेल की अपॉर्चुनिटी सर्च नहीं करनी है। लेकिन जब बड़ा टाइम फ्रेम चेंज हो जाता है और वो स्टॉक नीचे जाता है दोस्तों, तो ये जो आपका डेली का ट्रेंड है वो भी कहीं ना कहीं ऐसे नीचे आएगा, तो आपको उस वक्त खाली सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है दोस्तों, क्योंकि जो बड़े मूव्स होंगे वो ट्रेंड के डायरेक्शन में ही होंगे, आपको बाय करने की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है। रूल्स सेम रहते हैं दोस्तों, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को आप फॉलो कीजिए छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, और इस तरीके से ट्रेड करते रहिए। मैं आपको कुछ और भी स्टॉक का एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि हम लिस्ट में से कोई स्टॉक निकाल लेते हैं रैंडमली, कि भाई जैसे अरविंद निकाल लेता हूँ मैं। तो अरविंद में आप देखेंगे दोस्तों, तो पहले हम आ जाते हैं उसके डेली के चार्ट पे। अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताता हूँ दोस्तों, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में अपनी एक्यूरेसी और बढ़ानी है तो आप मंथली ट्रेंड भी चेक कर लीजिए। अगर मंथली ट्रेंड भी डाउन है तो इसका मतलब बड़े इन्वेस्टर्स भी सेल कर रहे हैं, और जब डेली का ट्रेंड भी डाउन है इसका मतलब जो स्विंग ट्रेडर्स है वो भी सेल कर रहे हैं। तो जब दो बड़े लोग सेल कर रहे हैं तो आप एज एन इंट्राडे ट्रेडर उसमें जब घुसेंगे, इसको मैं डेली वापस कर देता हूँ वरना स्क्रिप्ट लोड नहीं हो रहा है, उसमें घुसेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी और अच्छी हो जाएगी दोस्तों ट्रेडिंग की, क्योंकि आपने दो बड़े ट्रेंड को सैल्यूट किया है और आप छोटे टाइम फ्रेम में उसको चेस कर रहे हो। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलेगी। तो जैसे ही ये इस टाइप के मूव्स मिलते हैं आपको सेल करना है, वापस से ऊपर है आपको बाय नहीं करना है, क्योंकि आपका बड़ा जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। तो आपको सिर्फ सेल करना है, वेट करना है, जब बाइंग का उसमें सिग्नल आता है तब आप वेट कीजिए और आराम से चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए। जब दोबारा से उसमें सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है दोस्तों तो आप सेल करिए, और कहीं ना कहीं आपको बड़े बड़े मूव्स आपकी साइड पे आते हुए मिलेंगे। वापस से बाई का सिग्नल आए तो समझ लीजिए वो एक पुल बैक है, कुछ करना नहीं है। वापस जब सेल की अपॉर्चुनिटी मिली सेल कीजिए, वो नीचे जाएगा और अपने प्रॉफिट्स बुक कीजिए, और वापस से आपको ये बाई की जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसमें आपको कुछ करना नहीं है। सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोस्तों तो वापस से आपको सेल करना है, तो प्रॉफिट इस तरीके से बड़े मिलेंगे आपको। जब डेली का ट्रेंड अप होता है दोस्तों तब सेल नहीं करना है, तब सिर्फ बाई करना है। जब ये डेली का ट्रेंड अप था तो ये आपको सेल नहीं करना था दोस्तों, ये बाई की अपॉर्चुनिटी मिली आप बाई ज़रूर कीजिए। वापस से ऊपर गया नीचे आया, ये बाई की अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन मैं इसको इंकरेज नहीं करूंगा बाई करने को। मैं आपको आगे ही बता चुका हूँ, जब 200 डे की मूविंग एवरेज से प्राइस काफ़ी दूर हो जाता है तो वो सिग्नल्स में क्या होता है कि यहाँ से आप बाई करेंगे और ऐसे शूटअप होते होते बहुत ऊपर जाएगा, उसके चांसेस कम होते हैं। लेकिन जब एक अच्छा पुल बैक आ चुका होता है और वो 200 डे की मूविंग एवरेज के आसपास कहीं आ चुका होता है स्टॉक, तो उसमें जो बाई के सिग्नल जनरेट होते हैं तो उसके बाद वापस से रूम होता है ऊपर जाने का दोस्तों। तो उसमें प्रॉफिट करने की थोड़ी जगह हमारे पास बड़ी होती है। तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना है दोस्तों, जब जो बड़ा ट्रेंड है उसे फॉलो करना है और जो छोटा ट्रेंड है उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है बाय या सेल की। तो दोस्तों अब हम स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट्स की बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट्स जो है ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं दोस्तों वो हमारी जो स्विंग ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटेजी है उस तरीके से ही इन्वॉल्व रहेंगे,
और उस तरीके से ही आपको प्लेस करने हैं। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि दिन ख़त्म होने तक बहुत बड़ा मूव नहीं आता है, तो आपको छोटे प्रॉफिट्स लेके भी एग्जिट करना ही पड़ेगा अगर आप प्योर इंट्राडे करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप ट्रेड 1-2 दिन कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेके, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इसमें जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग की मैंने आपको बात की, तो स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट्स में सेम कंडीशन होती हैं कि अगर आपने सपोज कीजिए इस सिग्नल पे आपने सेल किया है तो अपोजिट सिग्नल आएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या तो उसका जो स्विंग हाई या स्विंग लो था उसके ऊपर आपको अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देना है। और प्रॉफिट्स की बात करूँ दोस्तों तो बहुत बार कैसा होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में उस दिन बहुत बड़ा मूव आता है नहीं आता है वो आपके हाथ में नहीं है, इसलिए वो डे ख़त्म होने से पहले आपको कुछ प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो आपको उसको बुक करके अपने घर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप होल्ड करना चाहते हैं 1-2 दिन तो ज़्यादातर केस में 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे अगर आपने सही डायरेक्शन में ट्रेड लिया है दोस्तों, तो अगले दिन आपको कहीं ना कहीं अपने डायरेक्शन में मूव आता हुआ मिलेगा ही। जैसे आप इधर की बात कर लीजिए तो इस दिन सेल का सिग्नल आया और मार्केट उधर ही साइडवेज में घुमा था, शायद आपको क्लोजिंग तक थोड़ा छोटा सा प्रॉफिट मिला होगा तो वो आपको बुक करना पड़ेगा। लेकिन अगले दिन बहुत बड़ा गैप डाउन और उस वक्त आप एग्जिट करते हैं तो इतना बड़ा प्रॉफिट आपको मिलता है दोस्तों। अगर आपको परसेंटेज वाइज में ये गिनती करके बताऊं तो ये जो मूव था इंट्राडे में आपको शायद उस दिन खाली 1.5% मिला होता, लेकिन अगले दिन आप होल्ड करते दोस्तों तो सीधा 10-15% का मूव आ गया, जो कि बहुत बड़ा मूव था क्योंकि अभी मार्केट्स भी बहुत वॉलेटाइल है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होएगा, पर नॉर्मली आपको इंट्राडे में 1 या 2% प्रॉफिट मिलता है दोस्तों, तो आपको कहीं ना कहीं वो बुक कर लेने चाहिए अगर आप प्योरली इंट्राडे करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप 1-2 दिन होल्ड कर सकते हैं तो 3-4% तक भी आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आते हैं नॉर्मली। अगर आप 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हैं और मंथली और डेली सब ट्रेंड्स आप चेक करके ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, तो बड़े प्रॉफिट्स मिलते ही हैं। जैसे आप इधर देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड था, ये एक अप ट्रेंड का सिग्नल आया जो कि हमें पता है पुल बैक है क्योंकि हमारा मेन ट्रेंड डाउन है, और दोबारा से जैसे ही ये डाउन ट्रेंड का हमें सिग्नल मिलता है दोस्तों तो आप इसमें इन्वॉल्व होंगे तो आपको 1 या 2%, 3% जो आपको प्रॉफिट मिलता है, आपको अच्छा लगता है, अपना उसमें बुक कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस इसके अपोजिट बाय का सिग्नल आ जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, या जो प्रीवियस स्विंग हाई था, जैसे ये एक स्विंग बन कैसे नीचे गिरा तो इसके ऊपर जो प्रीवियस का स्विंग हाई था उसके ऊपर के लेवल पे अपना स्टॉप लॉस रख दीजिए और कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट्स बुक कर लेंगे। लेकिन आप जल्दी नहीं बुक करेंगे तो वो ट्रेंड कंटिन्यू होएगा, तो उसमें इस टाइप के बड़े प्रॉफिट्स होने के भी आपको चांस मिलेंगे दोस्तों। तो जैसे मैं आपको इधर बताऊं तो अगर आपने इस जगह पे सेल किया होता तो आपको या तो अपने प्रीवियस हाइस के ऊपर स्टॉप लॉस करना था, या जैसे ही इसका इस कैंडल की क्लोजिंग पे सिग्नल आ गया तो इधर आपको स्टॉप लॉस कर देना होता है दोस्तों, क्योंकि पुल बैक्स आएंगे वो हमें पता है, पर पुल बैक्स क्या होते हैं दोस्तों, जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो उसे सर्वाइव कर लेते हैं, पर जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो उस पुल बैक्स में वाइप ऑफ हो जाते हैं। इसलिए इंट्राडे अगर आप कर रहे हो तो आप इंट्राडे के रूल्स फॉलो कीजिए, आप स्विंग ट्रेडिंग में मत कूदने की ट्राई कीजिए। दोबारा से आपको जब सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है आप सेल कीजिए, नीचे आएगा मार्केट, आपको कहीं ना कहीं कमाने को मिलेगा। और सेम इस तरीके से ही जब वो अप ट्रेंड में होता है कोई स्टॉक दोस्तों, तो आप जब बाई करते हैं तो आपको, अगर आपने इस सिग्नल पे बाई किया तो या तो अपोजिट सिग्नल तक आपको वेट करना है, इधर ही कहीं वापस से मार्केट टर्न अराउंड हो जाता है, अपोजिट सिग्नल आता है तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, या जो प्रीवियस लोज है उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं दोस्तों। वो प्रीवियस लोज भी अगर ब्रेक हो जाते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस कर लीजिए या अपोजिट सिग्नल पे कर लीजिए। तो इस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग में दोस्तों प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को डिसाइड किया जाता है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स को लेकर हम थोड़े कंजर्वेटिव ज़्यादा हो जाते हैं, 1-2-3% तक के मूव में हम जल्दी एग्जिट भी कर लेते हैं, क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है दोस्तों, ट्रेंड से ज़्यादा मोमेंटम और वॉलेटिलिटी की भी बात होती है। अगर आपके डायरेक्शन में एक अच्छा वॉलेटाइल मूव और एक अच्छा ट्रेंड आ चुका है तो आपको प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी इन्वॉल्व रहती है इंट्राडे ट्रेडिंग में दोस्तों। लेकिन आप ऐसे प्रॉफिट्स अगर जल्दी बुक करते रहेंगे तो उसमें बुरा ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका अकाउंट धीरे धीरे ग्रो हो ही गई। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस और जो प्रॉफिट टारगेट्स आप प्लेस कर सकते हैं दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों अब आ जाते हैं इस वीडियो के लास्ट कंटेंट पे, जो कि है करंट सिग्नेचर स्नाइपर एंट्री स्ट्रेटेजी। दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपको एक लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है, अपनी जो ट्रेडिंग की पैटर्न है उससे एक टाइम फ्रेम नीचे जाना है सिर्फ एंट्री लेने के लिए, और उस टाइम फ्रेम पे एंट्री लेने के बाद जो आपके प्रॉफिट टारगेट्स है दोस्तों वो आपको एज अ हायर टाइम फ्रेम के ट्रेडर की तरह रखना है। मतलब अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको एंट्री लेने के लिए एक स्विंग ट्रेडर बनना है, और स्विंग ट्रेडर की तरह आपने एंट्री ले ली है तो उसके बाद आपको अपने प्रॉफिट्स एक इन्वेस्टर की तरह बुक करने हैं और उस पोजीशन को एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है, ताकि आपके प्रॉफिट्स धीरे धीरे बहुत बड़े ग्रो हो। और अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है दोस्तों तो आपको स्विंग ट्रेडिंग को
करने के लिए उस तरीके से इंट्राडे ट्रेडर बनना पड़ेगा सिर्फ एंट्री लेने के लिए। एक इंट्राडे ट्रेडर की तरह आप एंट्री ले लीजिए स्टॉक मार्केट में या जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड करना चाहते हैं, और एंट्री लेने के बाद उसका स्टॉप लॉस भी आपको रखना है एक इंट्राडे ट्रेडर की तरह, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट्स आपको जल्दी बुक नहीं करने होते हैं, वो बुक करने होते हैं एज अ स्विंग ट्रेडर। और अगर एक इंट्राडे ट्रेडर है दोस्तों, तो आपको एक लोअर स्कैल्पर की कैटेगरी पे जाना पड़ेगा और एक स्कैल्पर की तरह एंट्री लेनी पड़ेगी दोस्तों। लेकिन आपको जो ट्रेंड्स फॉलो करने हैं वो आपके 30 मिनट्स के कैंडल के ही फॉलो करने हैं। सिर्फ एंट्री लेने के लिए आप 1 मिनट के या 3 मिनट्स के चार्ट पे अंदर घुसिए, और उसके बाद आपको अपनी पोजीशन एज एन इंट्राडे ट्रेडर ही होल्ड करनी होती है दोस्तों। अब मैं आपको चार्ट्स पे एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे होता है। अब दोस्तों ये कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए आपको पहले एक माइक्रो ट्रेंड का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि माइक्रो ट्रेंड क्या होता है। तो दोस्तों व्हाट इज़ माइक्रो ट्रेंड इन एवरी ट्रेंड। तो अभी आगे बढ़ने से पहले हम माइक्रो ट्रेंड का कॉन्सेप्ट समझते हैं और इसे एकदम क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों माइक्रो ट्रेंड का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा और हर टाइम फ्रेम पे सेम वर्क करता है दोस्तों। पूरी दुनिया में वो इस तरीके से सेम वर्क करता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। आप जब एक ट्रेंड को देखते हैं दोस्तों, तो जो ट्रेंड है वो आपको हायर हाइज और हायर लोज बनाता हुआ दिखेगा चार्ट पे। कहीं ना कहीं इस टाइप के अप एंड डाउन पैटर्न में वो घूमेगा, लेकिन आप उसको एनालाइज जब करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये अप ट्रेंड है। लेकिन दोस्तों इस अप ट्रेंड के अंदर भी अगर आप डीपर इनसाइड जाएंगे तो ये जो ऊपर जाता हुआ आपको दिखता है हायर हाई बनाता हुआ, या ये हायर लो बनाने के लिए जब वो प्राइस नीचे आता है तब आप इसे जूम इन करके देखेंगे दोस्तों, तो ये चीज़ जो होती है इसके अंदर भी सेम यही प्राइस एक्शन आपको मिलेगा कि वो जब ऊपर जा रहा होता है तभी भी कहीं ना कहीं लो उसके और लोअर टाइम फ्रेम पे हायर हाई और हायर लोज बना रहा होगा, और जब वो इधर नीचे आ रहा होता है तभी भी दोस्तों वो कहीं ना कहीं लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता हुआ नीचे आता है। उसका ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों फिक्स्ड है। और अगर आप और जूम इन करेंगे तो इसके अंदर आपको दिखेगा इस तरीके से वो प्राइस एक्शन वर्क करता हुआ, और इसके अंदर ये जो प्राइस एक्शन वर्क हो रहा है जो उसको नीचे आने के लिए लोअर लोज बनाने के लिए या लोअर हाइज बनाने के लिए जो प्राइस एक्शन और प्राइस का मूवमेंट करना पड़ता है, इसको आप जूम इन करेंगे और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे दोस्तों, तो वापस से आपको यही सेम कॉन्सेप्ट दिखेगा। अब मैं आपको ये प्रूफ करता हूँ कैसे, अच्छी तरह दिखाता हूँ, अच्छी तरह समझाता हूँ, ताकि आप समझ सके कि एक सिंगल ही प्राइस एक्शन है जो हर चार्ट पे हर जगह पे वर्क करता है, खाली उसका जो टाइम फ्रेम है वो डिफर करता रहता है दोस्तों। आई होप ये जो मैंने आपको बताया बहुत अच्छी तरीके से आप समझ चुके हैं। नहीं समझ चुके हैं तो प्लीज़ एक बार या दो बार या तीन बार और वापस इसको आप रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमें जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसके अंदर जो पुल बैक्स है उसे जूम इन करके देखना है, तो आपको इस टाइप का कहीं ना कहीं एक पैटर्न दिखेगा। और फिर इसके अंदर भी ये जो पुल बैक्स होते हैं वापस, उन्हें भी आप जूम इन करके देखेंगे दोस्तों, तो वापस से आपको वो कहीं ना कहीं सेम प्राइस एक्शन ही दिखेगा। खाली टाइम फ्रेम आपको ऊपर से नीचे आना है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम मंथली की बात कर रहे हैं तो आप जूम इन करेंगे तो आपको ये चीज़ डेली पे दिखेगी, और डेली पे जो प्राइस एक्शन है वो वापस से आप जूम इन करेंगे दोस्तों तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं 15 मिनट्स और 30 मिनट्स की कैंडल पे दिखेगी इस तरीके से। और आपको वो भी बता दूं कि 30 मिनट्स की कैंडल में भी अगर आप जूम इन करेंगे ये प्राइस एक्शन को पकड़ने के लिए, तो आपको 1 मिनट के या 3 मिनट के चार्ट पे वापस से ये सेम प्राइस एक्शन वर्क करता हुआ दिखेगा दोस्तों। वहाँ पे भी आपको ये ही पैटर्न दिखेगा, हायर हाइज और हायर लोज बनाता हुआ। अब मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको चार्ट्स पे एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। आइए दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, इसलिए शायद आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझने के लिए शायद 2-3 बार और आपको ये इस वीडियो को रिपीट करके देखना पड़ेगा या इस सेक्शन को रिपीट करके देखना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, उसको अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि मैं आपको ट्राई करूँगा बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करने की, एंड आई होप रियली कि यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये एशियन पेंट्स का ही चार्ट है जिस पे हम ऑलरेडी कुछ ना कुछ एनालिसिस कर रहे थे या वर्क कर रहे थे, तो आप देखेंगे तो मंथली ट्रेंड में अप है। और इधर आप इसका एक प्राइस एक्शन देखिए दोस्तों, 1 2 3 4, ये जो 4 कैंडल्स है मंथली, मतलब 4 महीने वो कंटिन्यूसली ऊपर गया है। और ट्रेंड का जो प्राइस एक्शन हमें इस कैंडल स्टिक पैटर्न पे दिख रहा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, वन साइड अप गया ऐसा दिख रहा है।
और वापस यहाँ से ये वन साइड फॉल भी दिख रहा है दोस्तों। तो हम इतने एक एरिया को फिलहाल मैं मार्किंग कर देता हूँ, और अब हम इस एरिया को जूम इन करके देखेंगे कि इस एरिया में जो इतना अच्छा राइज और इतना अच्छा फॉल दिख रहा था, ये एक्चुअली लोअर टाइम फ्रेम पे कैसा दिख रहा था। लोअर टाइम फ्रेम पे क्या वो सीधा सीधा ऊपर गया था, या ऐसा ऐसा होता हुआ ऊपर गया था दोस्तों, ये अभी हमें देखना है। अब मैं डेली चार्ट्स पे आ जाता हूँ दोस्तों, और वो जो एरिया हमने मार्किंग किया था उसी पे आ जाते हैं वापस से। तो ये रहा दोस्तों वो एरिया जो हमने मार्क किया था। तो आप देखेंगे तो उधर हमें दिख रहा था कि वो सीधी तरीके से ऊपर गया है, लेकिन वो सीधी तरीके से नहीं गया था, ये ऊपर गया था, एक पुल बैक, फिर और ऊपर गया था। और वो जो फॉल दिख रहा था दोस्तों, वो ये फॉल था। अब इसको हम कैसे एनालिसिस करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं स्नाइपर स्ट्रेटेजी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको और डीप एनालिसिस बताता हूँ दोस्तों। अब यहाँ से आप जो देखेंगे, ये ट्रेंड आपको कंटिन्यूसली सीधा सीधा अप जाता हुआ दिखेगा, लेकिन इसके अंदर भी आप जूम इन करेंगे दोस्तों, तो आपको कहीं ना कहीं वापस से वो सेम प्राइस एक्शन दिखेगा जो मैंने आपको बताया था। इधर से हमारा सिग्नल आया था और ये कंटिन्यूसली इधर तक ये स्ट्रेट अप ट्रेंड में सीधा सीधा ऊपर गया, राइट। ये हमें क्लियरली ट्रेंड दिख रहा है हमारे चार्ट्स पे। ये जो सेकंड बॉक्स मैंने बनाया दोस्तों, हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। अब इसको भी मैं और जूम इन कर लेता हूँ 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। पहले मैं अपना मेन ट्रेंड को वन डे कर लेता हूँ, और टाइम फ्रेम को 30 मिनट सिलेक्ट कर लेते हैं। और दोस्तों ये वो एरिया है जिसकी हम बात कर रहे थे, और ये वो बॉक्स है जो हमें डेली टाइम फ्रेम पे सीधा सीधा ऊपर जाता हुआ दिख रहा था दोस्तों। लेकिन आप इधर देखेंगे तो ये उधर भी सीधा सीधा ऊपर नहीं गया दोस्तों, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता हुआ ही ऊपर नीचे जाता है ऊपर। तो जो आपको प्राइस एक्शन मंथली कैंडल में बहुत ही सिंपल दिख रहा था दोस्तों, कि वो एक वन साइड ऊपर जा रहा था, वो आपने डेली पे देखा तो कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसे वेवी दिखा। और डेली के टाइम फ्रेम को आप जैसे ही जूम इन करेंगे दोस्तों, तो आपको 30 मिनट्स की कैंडल पे ये ऐसे ऐसे इतना सारा वेव्स करता हुआ ऊपर जाता हुआ दिखेगा दोस्तों। तो ये वो माइक्रो ट्रेडिंग और माइक्रो ट्रेंड्स क्या होते हैं उसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों सिर्फ। अब इसमें एंट्री और एग्जिट्स हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा और मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ आपके सामने। तो वापस से हम डेली के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं दोस्तों। अभी डेली के टाइम फ्रेम पे दोस्तों, इसके पहले ये जो जस्ट एक फॉल आया था, यहाँ से एक बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड का मोमेंटम ये हमें देखने को मिला, करेक्ट। अब ये हमें जो ट्रेंड दिखा रहा है हमारे डेली के ट्रेंड्स पे, तो सिंपली वो नीचे जाता हुआ हमें दिख रहा है। लेकिन अब इसको भी आप जूम इन कीजिए और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आएंगे, तो आप देखेंगे दोस्तों ये वो एग्जैक्टली वही एरिया है जो हमें डेली के टाइम फ्रेम पे सीधा सीधा नीचे जाता हुआ दिख रहा था। लेकिन आप इसमें जूम इन करके देखेंगे जब 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो वो सीधा नीचे नहीं जाता, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हायर हाइज हायर लोज बनाता, सॉरी लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता हुआ नीचे जाता है दोस्तों। तो ये होता है बेसिकली माइक्रो ट्रेडिंग का फंडा। अब हम इसे यूज़ कैसे करते हैं हमारे बेनिफिट के लिए, अब मैं आपको वो बताता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको इसी एरिया की बात करता हूँ। ये जो बाय का सिग्नल आया था, सपोज कीजिए आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, तो आप कैसे एनालाइज करते हैं चार्ट्स को। 1 मंथ इसको सिलेक्ट करते हैं हम एज अ स्विंग ट्रेडर, जिसको करना है स्विंग ट्रेडिंग दोस्तों। तो हम देखते हैं कि कंटिन्यूसली जो ट्रेंड है वो अप साइड है। जो ट्रेंड है दोस्तों वो मंथली ट्रेंड अप है, इसलिए हम हमेशा बाई की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं। तो जैसे हमें इधर ये बाई की अपॉर्चुनिटी मिली या इधर ये बाई की अपॉर्चुनिटी मिली दोस्तों, तो इस टाइप की बाई की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं। लेकिन अब इसमें सबसे बेस्ट एंट्रीज हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हर बार जो ट्रेंड है दोस्तों
बहुत ही स्ट्रेट शूटअप नहीं होता है, काफ़ी वेवी भी होता है। तो वो जो वेवी होता है ट्रेंड, उसका हमें बेनिफिट उठाना होता है। तो वो कैसे उठाना होता है अब मैं आपको वो बताता हूँ। सपोज कीजिए कि आपको ये जो बाय का सिग्नल आया, आपको ये ट्रेंड में ज्वाइन होना है दोस्तों। तो आप उसको जूम इन करके देखेंगे तो आपकी जो एंट्री थी दोस्तों, अगर आप कैंडल क्लोज का वेट करते और अगले दिन ओपनिंग कैंडल पे आप बाय करते, तो आपको जो एंट्री मिलती दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इधर मिलती, इस कैंडल पे। और आपका जो स्टॉप लॉस होता वो कहीं ना कहीं बिलो अगर आपने रखा होता आपके स्विंग के, प्रीवियस स्विंग के इधर कहीं इस एरिया में रखा होता, तो दोस्तों ये 4.5 टू ऑलमोस्ट 4.8 टू ऑलमोस्ट 5% का स्टॉप लॉस था आपका। अब 5% के स्टॉप लॉस के सामने आप शायद एक्सपेक्ट करते 10%, 8% कुछ भी प्रॉफिट करने का। लेकिन अगर आप इसमें जल्दबाजी ना करो, माइक्रो लेवल की एनालाइजिंग करो, माइक्रो ट्रेंड्स पकड़ो, तो क्या होता है आपको वो भी बताता हूँ दोस्तों। अब आप जब 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आएंगे दोस्तों, इसको मैं वन डे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वो जगह है दोस्तों एग्जैक्टली। और इसमें ये जो ब्लैक एरो है वो आपको बताता है कि इस जगह पे आपको एंट्री मिलती डेली के टाइम फ्रेम पे। और आप जैसे ही एंट्री करते दोस्तों, तो मार्केट्स तो क्या वन साइड जाते नहीं है, इधर से इधर वन साइड मूव आया तो कहीं ना कहीं पुल बैक आएगा। तो आप एंट्री करेंगे, एक दिन ऊपर जाएगा और दूसरे दिन वो स्टॉक नीचे आ जाएगा, और कहीं ना कहीं आपके मन में डर भी पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप माइक्रो लेवल के एनालिसिस करते हैं दोस्तों, तो आपको इस जगह पे पता है कि अब मुझे बाय करना है, लेकिन उसी वक्त जाके तुरंत बाय करना ज़रूरी नहीं है। एक माइक्रो लेवल के जो चार्ट्स है उस पर एक पुल बैक आने का वेट कीजिए, और जैसे माइक्रो लेवल के चार्ट्स पे ये एक पुल बैक आता है, फिर बाय का सिग्नल जनरेट होएगा दोस्तों, तो आपको इधर ये स्टॉक को बाय करना है। तो उससे क्या होगा, आपको ऑलरेडी ये स्टॉक को बाय तो करना ही था, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बाय करना था। लेकिन अब आपको ये स्टॉक जो पहले आप बाय करने वाले थे 1140 के प्राइस पे, उसकी जगह अब ये स्टॉक आपको मिल गया ऑलमोस्ट 1115 या 1110 के प्राइस पे दोस्तों। और आपका स्टॉप लॉस जो पहले था उधर का उधर ही रहेगा, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। पहले आपका स्टॉप लॉस 5% का था, अब आपका खाली 3% का स्टॉप लॉस हो गया। तो दोस्तों इससे क्या होता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत चेंज हो जाता है। सपोज कीजिए आपने अगर 10% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था इस ट्रेड में, तो 5% का आपका स्टॉप लॉस था, तो आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। लेकिन अगर यही चीज़ 1:2, आप अभी आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 3% का है और आपकी एक्सपेक्टेशंस तो आपको वही है 10% की, तो अब आपको जो मिलेगा 1:3 से भी ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा दोस्तों। अब इसको हम कैसे ट्रेड करते हैं कि आपने इधर एंट्री लेने की जगह सिर्फ एक दिन वेट किया, एक दो दिन, और नीचे से वापस आपको जब अच्छी एंट्री मिली तब आपने वो एंट्री ले ली है दोस्तों। और उसके बाद ये एंट्री लेने के बाद आपको ये वापस से 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्या सिग्नल जा रहा है उसको इग्नोर कर देना है, और एंट्री लेने के बाद आपको वापस डेली चार्ट्स पे आ जाना है और एज अ स्विंग ट्रेडर ही अपना बिहेवियर रखना है। उसमें आपको कोई अपना बिहेवियर में चेंजेस नहीं लानी है। आपको वापस से आपने एक बार एंट्री कर ली, फिर उसके बाद आपको डेली के चार्ट्स के सिवा दूसरे चार्ट्स देखने ही नहीं है दोस्तों, और उस ट्रेंड को राइड करना है। अब आपने वो ट्रेंड सपोज कीजिए कि यहाँ पे इस जगह पे नीचे पकड़ लिया, तो आपको कोई छोटे प्रॉफिट्स लेके जल्दी निकलने की ज़रूरत नहीं है, आपको एज अ स्विंग ट्रेडर ही रहना है, और उसमें आप अच्छी तरह होल्ड कीजिए और बड़े प्रॉफिट्स करने का वेट कीजिए दोस्तों। तो क्या होएगा, कहीं ना कहीं आपने जो 3% रिस्क लिया था उसके सामने आप ये ट्रेड देखेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट 15% के आसपास का प्रॉफिट निकला। तो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। लेकिन आप अगर ये वेट नहीं करते और जल्दबाजी करते, सिग्नल आते अगले दिन अगर आप बाय कर लेते दोस्तों, तो आपको खाली 1:3 का मिलता, उसके सामने आपको 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। तो ये बेनिफिट होता है दोस्तों वेट करने का, एक बेटर प्राइस से हमको एंट्री करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है दोस्तों। तो ये मैंने आपको एज अ स्विंग ट्रेडर के लिए समझाया। अब इसमें मैं आपको ये बाय का ट्रेड समझाया, तो मैं सेल का भी एक ट्रेड समझा देता हूँ दोस्तों। सपोज कीजिए अभी ये तो मंथली अप ट्रेंड का चार्ट है, इसलिए इसमें हम सेल तो नहीं करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए सेल का ट्रेड का वो मैं आपको ये चार्ट बता रहा हूँ कि ये सपोज कीजिए इधर सेल का सिग्नल आ चुका है। तो आप नॉर्मली इस एरिया में अगले दिन सुबह सेल करने के बारे में सोचेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको सेल का सिग्नल आ चुका था क्लोजिंग पे, तो आप शायद अगले दिन मार्केट ओपनिंग पे सेल करेंगे। लेकिन आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेट करना है, एक माइक्रो लेवल पे भी एक पुल बैक आने देना है। तो आप जैसे ही वापस से 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाएंगे,
हाँ दोस्तों, ये हम आ गए अपने चार्ट्स पे। तो आप देखेंगे आपको जो सेल का ट्रिगर मिला था दोस्तों, वो आपको इस जगह पे मिला था। ये ब्लैक एरो भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि कहाँ पे आपको सेल का ट्रिगर मिला। आप इधर सेल करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं होता है हर बार। नॉर्मली ट्रेंड ऊपर नीचे होकर अपने ट्रेंड के डायरेक्शन में जाता है, आपको प्रॉफिट्स जरूर मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आप ये सोचिए कि आपको इधर सेल करने की जगह आप एक दिन वेट कर लीजिए और उसको एक माइक्रो लेवल पे भी छोटा पुल बैक लेने दीजिए, और अगले दिन जब वापस से सेल का सिग्नल आता है तब आप इधर सेल कीजिए। तो उससे क्या होता है दोस्तों कि आपकी एंट्री इधर होने से आपका जो स्टॉप लॉस है, सपोज कीजिए आपने इसकी प्रीवियस हाई पे स्टॉप लॉस अगर रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं 5% के आसपास का इसका स्टॉप लॉस था। लेकिन अब आपने माइक्रो लेवल पे जाके अच्छी एंट्री ली है दोस्तों, तो अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो खाली 2.8% हो गया। ऑलमोस्ट 50% या 55% आपको डिस्काउंट मिल गया दोस्तों आपके स्टॉप लॉस में। तो ये एक ऐसा तरीका होता है कि आप माइक्रो लेवल के ट्रेंड्स पे जाके उसको एनालाइज कीजिए और फिर एंट्री लीजिए। आपने एक बार यहाँ पे दोस्तों सेल की एंट्री ले ली, फिर आपको ये बाय का सिग्नल जनरेट हुआ, ये सेल का सिग्नल जनरेट हुआ, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपने एक बार एंट्री ले ली है तो आप इसमें को वापस से डेली के चार्ट्स पे आ जाइए, तो भूल जाइए कि आपने क्या किया था। आप ऐसे ही समझ लिए कि आपने ये सेल का ट्रेड का एंट्री लिया हुआ है और जब तक ये सेल कंटिन्यू है या आपके टारगेट्स अचीव नहीं होते आप उसको होल्ड कीजिए दोस्तों। तो ये जो स्नाइपर स्ट्रेटेजी होती है, स्नाइपर एंट्री स्ट्रेटेजी, ये खाली एक बेटर एंट्री लेने के लिए होती है दोस्तों। तो ये मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको समझाया। अब मैं आपको यही चीज़ इंट्राडे के लिए भी समझाता हूँ दोस्तों। अभी हम बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। अभी सब तो अभी सपोज कीजिए आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं और आपके लिए जो मेन ट्रेंड है वो डेली का जो ट्रेंड होता है आप उसी को मेन ट्रेंड कंसीडर करते हैं दोस्तों। तो आप इधर ये मेन ट्रेंड डेली का डाउन है और आप इंट्राडे ट्रेडर है, इसलिए आप शायद 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आएंगे। अब आपने सपोज कीजिए ये एक सेल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपने ढूंढ ली है दोस्तों, और ये सेल की जो ट्रेड है ये आपको लेनी है। तो अगर आप यहाँ पे एग्जैक्टली सेल करेंगे इसकी कैंडल क्लोज होने के बाद या नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे, तो आपको ये जगह पे एंट्री मिलेगी दोस्तों। लेकिन अगर आप माइक्रो लेवल के एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको इसमें डीप डाउन जाना पड़ेगा। तो डीप जाने के लिए आपको सबसे पहले ये जो तो अब आपको 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चले जाना है दोस्तों। मैं 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेडिंग करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करने के। इसलिए आप प्लीज़ कभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग मत कीजिए। लेकिन ये खाली मैं आपको डीप डाउन जो एनालिसिस है वो कैसे होता है वो बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे दोस्तों, तो 30 मिनट्स की कैंडल पे जो हमें सेल सिग्नल जनरेट हुआ था वो कहीं ना कहीं इस एरिया में था, और इस एरिया में सेल करने से आपका जो स्टॉप लॉस था दोस्तों वो ऑलमोस्ट प्रीवियस हाई पे अगर आप रखते उसका स्टॉप लॉस, तो ये था ऑलमोस्ट 8.81% का। अब इसी चीज़ को आप वेट करोगे और माइक्रो एनालिसिस के पीछे जाओगे तो शायद आपको उसको वेट करना है कि वो माइक्रो ट्रेंड में एक पुल बैक ले, और जैसे ही वो पुल बैक लेगा तो कहीं ना कहीं इस एरिया में आप सेल करेंगे, या और आपने वेट किया होता तो आपको ये एरिया में भी सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोस्तों। तो पहले जो 8.8 मतलब ऑलमोस्ट 9% का स्टॉप लॉस था आपका, वो अब आप वापस से वही ट्रेड में एंटर करेंगे तो सीधा वो 50% हो जाएगा और 5% या 6% के आसपास आ गया है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको बेटर एंट्रीज मिलती है। जो बड़ा ट्रेंड होता है वो जब चेंज होता है तो उसमें भी आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटा टाइम फ्रेम का ट्रेंड है उसमें आप जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक आपको वापस से पुल बैक की अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंट्री अच्छी करने के लिए। और एक बार आपने दोस्तों ये एंट्री कर ली, उसके बाद आपको वापस से अपने जो नॉर्मल टाइम फ्रेम है उस पर आ जाना है। ये 1 मिनट की कैंडल पे वापस आप आए वापस डाउन गया ये सब नहीं देखना है दोस्तों। ये एंट्री करने के बाद वापस से आप 30 मिनट्स के चार्ट पे आ जाइए और फिर भूल जाइए कि आपने 1 मिनट का चार्ट कभी खोला भी था। दोबारा आपको उस चार्ट पे जाना भी नहीं है कभी दोस्तों। फिर आपको जितनी भी एनालिसिस है आपकी वो आपको इस पे ही करनी है दोस्तों, और ये जब तक ट्रेंड कंटिन्यू है आप उसको कंटिन्यू करते रहिए ट्रेंड को। और मैंने ऑलरेडी लास्ट वीक यूट्यूब पे भी एक वीडियो बनाया था इस अप्रैल के महीने में ही, शायद 1 अप्रैल को ही मैंने बनाया था, जो बैंक निफ्टी मैंने सेल की थी, और उसमें मैंने आपको डीप डाउन एनालिसिस करके बताया भी था 1 मिनट्स के चार्ट पे दोस्तों। तो एक्चुअली तो निफ्टी का जो सेल सिग्नल था वो इधर ही जनरेट हो चुका था दोस्तों, लेकिन मैंने एग्जैक्टली इधर एंट्री नहीं की थी, और मैंने खाली ये चीज़ आपको बताने के लिए उसमें मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया था।
मैं आपको बताता हूँ, वो सेम ट्रेड को मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप समझ सकें। तो 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं दोस्तों गया था, तो कहीं ना कहीं इधर हमको सेल की वो अपॉर्चुनिटी मिली थी और वापस से ये मार्केट नीचे गिरा था दोस्तों, और फिर ये पुल बैक आया था। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इस जगह पे मैंने एंट्री की थी, जो एक स्नाइपर एंट्री थी। और इसमें क्या होता है दोस्तों, दो तरीके हैं इसमें। मैंने जो तरीका यूज़ किया था वो डिफरेंट था। उसमें मैंने स्टॉप लॉस जो है दोस्तों वो बहुत छोटा रखा था, क्योंकि नॉर्मली स्नाइपर एंट्रीज हम जब करते हैं और ट्रेंड हमारे डायरेक्शन में कंटिन्यू हो जाता है दोस्तों, तो कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो प्रीवियस हाइस थे उसका स्टॉप लॉस रखा था, जो कि खाली 60 या 65 पॉइंट्स का था। लेकिन दोस्तों वो एक एक्सपीरियंस और ट्रेंड ट्रेडिंग काफ़ी सालों से मैं करता आ रहा हूँ, इसलिए मैंने किया था। लेकिन मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपका जो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस होता है आप उसी को रखिए, और कहीं ना कहीं पहले से बेटर एंट्री मिलेगी तो आपका ऑलरेडी स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा दोस्तों। और ये एंट्री करने के बाद मैंने दोबारा कभी 30 मिनट्स के चार्ट पे क्या एक्टिविटी चल रही है उसको खोल के नहीं देखा। मैं उसको ट्रेंड को राइड किया, और वो ट्रेंड को मैंने राइड करते हुए दोस्तों इस जगह तक, नीचे तक मैं राइड किया था कहीं। तो आपको खाली एंट्री लेने के लिए एक 30 मिनट्स की कैंडल पे आपको कोई ट्रेंड दिखता है तो 1 मिनट की कैंडल पे आप वेट कर सकते हो कि एक शायद एक पुल बैक आएगा तो एक थोड़ी अच्छी एंट्री हमें मिलेगी। सेम ऐसे ही डेली कैंडल पे जब आप ट्रेड करना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप वेट कर सकते हो कि 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं एक हमें अच्छी एंट्री मिलेगी और एक छोटा पुल बैक आएगा, फिर हम एंटर होंगे दोस्तों। देखिए जैसे ही सिग्नल आता है तुरंत उस सिग्नल को देख के अंदर एंटर करना जरूरी नहीं है। ऐसा कभी कभी होएगा कि आप थोड़े अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड इतना स्ट्रांगली बिहेव करेगा कि आपको एंट्री करने का टाइम नहीं मिलेगा या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी दोस्तों। लेकिन मैक्सिमम केस में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी, और कहीं ना कहीं उससे आपकी एंट्रीज पहले से बेटर हो जाएंगी। जो प्राइस में आप सेल या बाय करना चाहते थे उससे बेटर प्राइस में ही आप सेल या बाय कर पाएंगे दोस्तों उसके बाद। दोस्तों आई होप ये जो स्नाइपर एंट्री का कॉन्सेप्ट है ये मैंने ट्राई किया बहुत क्लियरली आपको एक्सप्लेन करने का। और अगर आपको ये कहीं पे भी कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आया, तो इसको प्लीज़ आप रिपीट करके दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। पर ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो समझ लीजिए प्राइस एक्शन जो वर्क करता है मार्केट में उसकी थियोरी पूरी आप समझ चुके हैं, और हर एक चीज़ आपके सामने बहुत क्लियर है अभी चार्ट्स पे दोस्तों। तो दोस्तों अभी आप पूरा एक ट्यूटोरियल कंप्लीट कर चुके हैं, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ट्रेंड की पूरी नॉलेज मैं दे चुका हूँ। अब आपको ये टूल सीधा कल सुबह से यूज़ करना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। टेक सम टाइम, आराम से 2-3 दिन आप लगाइए, सब चार्ट्स को एनालाइज कीजिए, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताया वो अपने कहीं ना कहीं पुराने चार्ट्स पे उसको बैक टेस्ट करने की ट्राई कीजिए। आप जो भी स्टॉक्स में ज़्यादातर ट्रेड करते हैं उसमें पूरा एक बैक टेस्ट कीजिए, 1 साल का, 2 साल का। इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे के टाइम फ्रेम्स पे बैक टेस्ट कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उस पर बैक टेस्ट कीजिए, और इसको पूरा अंडरस्टैंड कीजिए कॉन्सेप्ट को। तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो मार्केट में ट्रेंड्स है वो कैसे वर्क करते हैं, और आपको कौन सी एंट्रीज बेटर मिलती है, कौन सी अच्छी नहीं मिलती है। वो सब चीज़ें आपको उसमें एनालाइज करनी है दोस्तों। और उसके बाद आप अपने 1 साल का जो स्टेटमेंट है दोस्तों अपने ट्रेडिंग अकाउंट का उसको डाउनलोड कीजिए। आपके 1 साल में जितने भी लॉस हुए हैं, स्टॉप लॉस हुए हैं, तो उसको आप चार्ट पे कहीं ना कहीं टाइम के और डेट के साथ मैच करने की ट्राई कीजिए कि आपने क्या गलत किया था, और आप क्या मेन ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे थे, या क्या मेन ट्रेंड में जब पुल बैक आ रहा था उस वक्त ट्रेड कर रहे थे, या क्या आपकी प्रॉब्लम्स थी या जो भी गलतियां थी आप उसको रियलाइज़ कीजिए दोस्तों। आप उसको जैसे रियलाइज़ करेंगे तो इट विल बी लाइक एन आहा मोमेंट कि ओ इट वाज सो सिंपल, और मैं इतनी छोटी सी बेवकूफ़ी कर रहा था इसलिए मेरा लॉस हो रहा था दोस्तों। तो आपको सब एकदम क्लियर हो जाएगा आपके चार्ट्स पे, और उसको आप जब एनालाइज करेंगे अपने स्टॉप लॉसेस को तो उससे आप दोबारा वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता चल चुका होगा कि आपने रियलाइज कर चुके होंगे मिस्टेक को, इसलिए आपको वो भी करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। Okay friends, we have finally come to the end of this tutorial, and I wish and I hope कि आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा। So thank you for watching the whole content, and good luck and happy trading to you guys. Take care.